हेलो फ्रेंड्स, आई स्टडी ऑनलाइन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे अपने बीएससी सेकंड ईयर की इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें तो सबसे पहले ये कह दें कि अपने जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो अपनी एग्जाम है, एग्जाम के अकॉर्डिंग जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उन्हीं की हम चर्चा करेंगे। तो अपने पास ये कह दें कि जो बीएससी सेकेंड ईयर का जो एग्ज़ाम का जो पैटर्न है उसमें ये कहा गया था कि जो कोरोना की वजह से या कोविड-19 की वजह से ये कह दिया गया था कि भाई 3 ही यूनिट अपने पास क्या है क्वेश्चन या पेपर में आएंगी, हमें 3 ही यूनिट के क्वेश्चंस को है वो सोल्व करने हैं। तो अपने पास टोटल 5 यूनिट थी। 5 यूनिट से अपने पास कितने क्वेश्चन आते थे? 10 क्वेश्चन आते थे। लेकिन उसको हटा के क्या कर दिया गया है कि भाई कोई भी 10 क्वेश्चन आ रहे हैं उनमें से हमें क्या करना है, कोई 3 क्वेश्चन को ही कंप्लीट करना है, चाहे वो 3 यूनिट से हो रहे हैं या फिर अथवा वाला जो पैटर्न था वो भी हटा दिया गया। केवल हमें ओनली फॉर हमें 3 ही क्वेश्चन को वहाँ पे कवर करना है। आज हम उन्हीं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की चर्चा करेंगे जो एग्जाम में आने की संभावनाएं है। तो देखिए आगे अपनी इनऑर्गेनिक की बात कर रहे हैं। ऑर्गेनिक का जो मैटर था वो यह कह दें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की क्लास जो है वो अपलोड कर दी गई है, वहाँ से आप ऑर्गेनिक के क्वेश्चन भी देख सकते हो। आज हम बात करें इनऑर्गेनिक की। तो इनऑर्गेनिक में सबसे पहले हम ये जानते हैं टोटल यूनिट कितनी है, 5 है। उनमें से हम केवल 3 यूनिट के क्वेश्चन को ही देखेंगे, या कह दें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वही देखते हैं। चलिए सबसे पहले बात करते हैं अपना जो फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं, वो है ब्रोंस्टेड-लोरी सिद्धांत। सबसे पहले बात की जाए तो ब्रोंस्टेड-लोरी सिद्धांत है जो किसने दिया, साइंटिस्ट हुए थे ब्रोंस्टेड एंड लोरी, उन्होंने दिया। ये बात की जाए तो ये किसके अंदर है, तो इसकी ये जो ब्रोंस्टेड-लोरी सिद्धांत था वो अपने लिए ये कह सकते हैं एसिड और बेस का जो चैप्टर था वहीं से है, अम्ल प्लस क्षार से। तो पहला क्वेश्चन हमने कहाँ से लिया, अम्ल और क्षार से लिया, जिसका नाम क्या है, ब्रोंस्टेड-लोरी सिद्धांत। तो नॉर्मली ये पूछा जा सकता है ब्रोंस्टेड-लोरी क्या है। ब्रोंस्टेड-लोरी ने एसिड और बेस के लिए क्या बताया कि भाई एसिड क्या है और बेस क्या है। तो सबसे पहले बात करूं तो एसिड यानी कि अम्ल क्या है इसके बारे में बताया गया। फिर हम ये कह दें कि क्षार जो है वो क्या है, बेस। तो एसिड और बेस के बारे में ब्रोंस्टेड ने क्या कहा है, ब्रोंस्टेड-लोरी ने क्या कहा, तो इसने केवल किसके ऊपर बल दिया, प्रोटॉन के लिए। क्या कहा, प्रोटॉन के लिए। कहने का मतलब वह स्पीसीज है, कह दे इस सिद्धांत में क्या कहा गया, वह पदार्थ जो प्रोटॉन को क्या करता हो, देता हो, प्रोटॉन देता हो, एसिड कहलाता है। कहने का मतलब प्रोटॉन देता है क्या कहलाएगा, एसिड। अब तो दूसरा क्या हो जाएगा, जो प्रोटॉन लेता है, प्रोटॉन ग्रहण करता है। तो ये कह सकते हो कि जो प्रोटॉन ग्रहण करता है वो क्या कहलाएगा, बेस कहलाएगा। जो प्रोटॉन डोनेट करता है वो एसिड कहलाता है। जो प्रोटॉन देता है या डोनेट करता है वो एसिड कहलाता है। जो प्रोटॉन ग्रहण करता है वो बेस कहलाता है। इसका मतलब ये क्या है, प्रोटॉन डोनर है और ये क्या है, प्रोटॉन एक्सेप्टर है। अपनी बात हो गई कि भाई वह स्पीसीज जिसके अंदर प्रोटॉन को दिया जाता है एसिड कहलाता है, या वह पदार्थ जो प्रोटॉन देते हैं, वह पदार्थ जो प्रोटॉन देते हैं क्या कहलाएंगे, अम्ल कहलाएंगे। जो प्रोटॉन को ग्रहण करता है वो क्षार कहलाएगा। यहां तक अपनी बात हुई। अब बात करते हैं, मैंने लिया है HCl प्लस H2O। अब ये देखते हैं कि ये तो अम्ल है, ये वाटर है, ये तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है और ये वाटर है। अब हमें ये देखना है, जो मान लीजिए एसिड है तो वो एसिड का ही काम करेगा। ये तो हमें पता है कि भाई अम्ल है, ये तो पहले से हमें पता है ये एसिड है। ये एसिड है तो वाटर का काम करेगा, बेस का काम करेगा। अब ये कह रहा है जो प्रोटॉन देता है, जो वो प्रोटॉन देगा वो क्या कहलाएगा, डोनर, और जो प्रोटॉन को ग्रहण करेगा वो एक्सेप्टर। इसमें से मान लीजिए एसिड है, हम ये कहते हैं कि एसिड क्या करता है, प्रोटॉन देता है। तो एसिड ने क्या कर दिया, प्रोटॉन को दिया किसके रूप में, H+Cl- के रूप में। H3O क्या करेगा, ये प्रोटॉन को लेता है, तो यहाँ पहले से क्या है, H2O है, प्लस में ये H+ और लेगा, तो ये कितने बन जाएंगे, इनकी बात की जाए। सबसे पहले मैं कह दूं Cl- और ये क्या बन गया, H3O+। हाइड्रोजन के पास कितने हो गए, हाइड्रोजन कितने हो गए, 3 हो गए। अब यहां से अपने पास हमने एग्जांपल लिखा है, एक रिएक्शन लिखी जिसमें कहा HCl जो है या हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये तो क्या है, अम्ल है, जिसके अंदर बेस किसको लिया, वाटर को लिया। दोनों की रिएक्शन हुई। इसके अंदर हमने क्या देखा कि एसिड क्या है, जो प्रोटॉन डोनर है, एसिड क्या है, प्रोटॉन देता है। तो एसिड में से हमने क्या निकाला, H+ निकाला। H+ क्या है, एक प्रोटॉन है।
फिर Cl-, तो Cl- तो अपना अकेला रह गया, और प्रोटॉन किसने ले लिया, वाटर ने। वाटर क्या है, बेस है, जो क्या करता है, प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है। तो H2O से क्या बन गया, H3O बन गया, H3O बन गया। ये था अपना फर्स्ट एग्जांपल, हमने रिएक्शन देखी HCl और H2O की। अब बात की जाए HCl और H2O से रिएक्शन की, तो अपने पास क्लोरीन और H3O का मॉलिक्यूल आया। तो हम ये कह सकते हैं भाई इस HCl ने क्या किया है, अपना प्रोटॉन दिया है, प्रोटॉन दिया था। HCl से प्रोटॉन निकलते ही इसने क्या कर लिया, Cl- में आ गया, और ये H3O+, इसने प्रोटॉन लिया है, इसका मतलब ये तो क्या है, क्या था, ये बेस है, और इसने दिया है तो एसिड है। ये तो अपनी बात हुई। अब बात करते हैं संयुग्मी अम्ल एंड क्षार की। कॉन्जुगेटेड एसिड एंड बेस क्या होता है, कॉन्जुगेटेड एसिड एंड बेस क्या होता है। ये अपने पास क्या है, ब्रोंस्टेड लोरी सिद्धांत के अकॉर्डिंग एसिड एंड बेस की धारणा थी कि भाई एसिड और बेस के लिए ब्रोंस्टेड लोरी ने क्या कहा, तो ब्रोंस्टेड लोरी ने केवल और केवल प्रोटॉन के बारे में बताया, और इसमें किसी भी विलायक की चर्चा नहीं की गई। हमने यहाँ तक देखा, हमने कहीं भी विलायक के बारे में नहीं कहा कि भाई विलायक तनु है, सांद्र है, डाइल्यूट होगा, कैसा होगा, इसके बारे में कोई चर्चा नहीं हुई। हमने किसके बारे में बात की है, ओनली फॉर प्रोटॉन के बारे में बात की है कि प्रोटॉन जो है, प्रोटॉन क्या होगा, अगर प्रोटॉन को डोनर या प्रोटॉन डोनेट करता है वो हमेशा एसिड का काम करेगा, जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है वो हमेशा क्या करेगा, बेस का काम करता है। तो यहाँ से हमने बात की प्रोटॉन एक्सेप्टर एंड प्रोटॉन डोनर, दोनों क्या है, डोनर है तो एसिड है, और एक्सेप्टर है तो बेस है। यहां तक बात हुई। अब बात करेंगे कॉन्जुगेटेड एसिड एंड बेस की। कॉन्जुगेटेड एसिड एंड बेस क्या होता है, सबसे पहले बात करेंगे संयुग्मी अम्ल एवं क्षार। संयुग्मी अम्ल एवं क्षार क्या कहोगे, कॉन्जुगेटेड एसिड एंड बेस, या इसको ये भी कह सकते हो कॉन्जुगेटेड एसिड, कॉन्जुगेटेड बेस। शॉर्ट में क्या लिखोगे, कॉन्जुगेटेड एसिड एंड कॉन्जुगेटेड बेस, इस प्रकार से लिखेंगे साथ में इनको, ताकि कोई दिक्कत ना हो। सबसे पहले ये कह रहा है संयुग्मी अम्ल एवं संयुग्मी क्षार क्या होता है। तो हम ये जानते हैं एसिड ब्रोंस्टेड लोरी के अनुसार जो अम्ल और क्षार है उसके अंदर प्रोटॉन अम्ल से क्षार की ओर जाता है। ये हमने बात कर ली थी कि प्रोटॉन डोनर जो है वो क्या करेगा, एक्सेप्टर को देगा। तो हमने ये बात की थी ब्रोंस्टेड लोरी के अनुसार अम्ल क्षार जो विक्रिया हुई थी, हमने बात की थी एसिड प्लस बेस की जो रिएक्शन हुई थी उसके अंदर हमने क्या कहा, जो प्रोटॉन है वो किधर से किधर गया, वो गया एसिड से बेस की ओर गया। प्रोटॉन जो है वो किधर से गया, एसिड ने प्रोटॉन दिया, किसको दिया, बेस को, और बेस ने एक्सेप्ट करके क्या गया, तो प्रोटॉन जो है वो एसिड से बेस की ओर गया। यहां पे हम लिख देते हैं प्रोटॉन किधर से इधर गया, प्रोटॉन एसिड से बेस की ओर गया। तो क्या लिखोगे, सहयुग्मी अम्ल एवं क्षार अभिक्रिया में, सहयुग्मी अम्ल क्षार अभिक्रिया के अंदर, या कहते हैं अम्ल क्षार अभिक्रिया के अंदर ब्रोंस्टेड ने ये कहा कि एसिड जो है, जो प्रोटॉन है वो एसिड से किधर जाएगा, बेस की ओर जाएगा, जिससे हमें सहयुग्मी अम्ल एवं सहयुग्मी क्षार प्राप्त होंगे। सहयुग्मी अम्ल और सहयुग्मी क्षार प्राप्त हो जाएंगे। कैसा होगा, नया सहयुग्मी अम्ल और क्षार प्राप्त होगा। अब ये बात कर लें सहयुग्मी अम्ल या अम्ल का सहयुग्मी क्या होता है, क्षार होता है। हमारे पास या तो क्या लिखे, एक तो प्राप्त होगा सहयुग्मी क्षार होगा, दूसरा क्या होगा, सहयुग्मी अम्ल होगा, सहयुग्मी अम्ल होगा। तो हमने ये कह दिया कि भाई जो ब्रोंस्टेड लोरी की अम्ल क्षार अभिक्रिया हुई थी उसके अंदर हमने बात की प्रोटॉन जो है वो एसिड से बेस की ओर गया। फिर हमने ये कहा इस एसिड से बेस की ओर जाएगा तो हमें एक नया संयुग्मी अम्ल क्षार प्राप्त होगा। अब ये कह रहे हैं संयुग्मी क्षार है, एक संयुग्मी अम्ल है, तो संयुग्मी क्षार ये किससे प्राप्त हुआ, अम्ल से। ये किससे प्राप्त हुआ, अम्ल से। तो क्या लिखोगे, अम्ल का संयुग्मी क्या होगा, क्षार होगा, अम्ल का संयुग्मी क्षार होगा। तो मैं यहां लिख देता हूं कि अम्ल का संयुग्मी क्या हो गया, क्षार हो गया, और क्षार का संयुग्मी क्या हो गया, अम्ल हो गया। अम्ल का संयुग्मी क्षार हो गया और क्षार का, ये लीजिए, अम्ल का संयुग्मी क्या है, क्षार है, क्षार का संयुग्मी क्या है, अम्ल है। किसके अकॉर्डिंग है, ब्रोंस्टेड लोरी के संयुग्मी सिद्धांत के अकॉर्डिंग। यहां तक अपनी चर्चा हुई, यहां तक हमने बात कर ली। एक बार इसी को रिवाइज कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। पहला क्या है, ब्रोंस्टेड लोरी हम चर्चा कर रहे हैं। ब्रोंस्टेड लोरी के अकॉर्डिंग हम ये कह सकते हैं किसी भी पदार्थ के द्वारा, किसी स्पीसीज के द्वारा जो प्रोटॉन को ग्रहण करता है
एंड प्रोटॉन को डोनेट करता है। इसी के बारे में बात करें, सबसे पहले हमने बात की जो प्रोटॉन को डोनेट करता है वो हमेशा एसिड का काम करेगा। जो प्रोटॉन डोनेट करता है वो एसिड का, जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है वो बेस का काम करता है। उसके बाद हमने बात की कि इस ब्रोंस्टेड-लोरी सिद्धांत में केवल और केवल प्रोटॉन के बारे में ही बताया गया है, ना कि किसी विलायक के बारे में, कि यहाँ पे कौन सा विलायक है उसके बारे में कोई चर्चा नहीं हुई। यहाँ केवल और केवल प्रोटॉन के बारे में चर्चा हुई। उसके बाद हमने चर्चा की संयुग्मी अम्ल एवं क्षार के बारे में, कॉन्जुगेटेड एसिड एंड बेस के बारे में। तो इसमें यह कहा गया ब्रोंस्टेड-लोरी की अम्ल क्षार अभिक्रिया में प्रोटॉन का जो स्थानांतरण है वो किधर से किधर हुआ, प्रोटॉन वो कहां से, प्रोटॉन किसने दिया, एसिड ने। किसको दिया, बेस को। तो ये किधर से किधर गया, एसिड से बेस की ओर गया। जब एसिड से बेस की ओर जाएगा तो हमें क्या प्राप्त होगा, कॉन्जुगेटेड एसिड प्लस कॉन्जुगेटेड बेस हमें प्राप्त हो जाएगा। तो हमें क्या प्राप्त हो रहा है, कॉन्जुगेटेड एसिड और कॉन्जुगेटेड बेस प्राप्त हो रहा है। फिर हमने कहा जो अम्ल है, अम्ल जो होगा उसका तो क्या प्राप्त होगा, कॉन्जुगेटेड बेस, और जो बेस होगा उसका क्या होगा, कॉन्जुगेटेड एसिड। यही हमने लिखा है भाई, अम्ल का कॉन्जुगेटेड क्षार हो गया और क्षार का कॉन्जुगेटेड अम्ल हो गया। तो हमने क्या लिखा है, एसिड का हमें क्या प्राप्त होगा, कॉन्जुगेटेड बेस प्राप्त होगा, और जो बेस है उसका क्या प्राप्त हो जाएगा, कॉन्जुगेटेड एसिड। यहां तक बात हुई। अब बात करते हैं इसकी कुछ रिएक्शंस की चर्चा कर लेते हैं जो एसिड और बेस को बताता है। मान लीजिए मैंने क्या लिया, Ha प्लस, Ha क्या है, Ha का मतलब हमने क्या लिया है, हाइड्रोजन को एसिड के रूप में लिया। फिर दूसरा मैं कह रहा हूं मैंने क्या लिया, B लिया। अब ये कहें, मान लीजिए ये तो क्या था, एसिड था, और ये क्या था, बेस था। तो हमने कहा प्रोटॉन जो है वो किधर से किधर जाएगा, एसिड से बेस की ओर जाएगा। तो हमें क्या प्राप्त होगा, उसका संयुग्मी प्राप्त होगा। अब बात करें, एसिड है जो किस में देगा, Ha प्लस में, H प्लस और A माइनस में दे देगा। बेस अपने पास है, यहां से प्रोटॉन कौन लेगा, B लेगा। तो क्या बनेगा, BH प्लस A माइनस, ये प्राप्त हो गया। यहां पे एक क्या था, एसिड था। जैसे ही एसिड का क्या प्राप्त होगा, कॉन्जुगेटेड बेस। एसिड का हमें क्या प्राप्त हो गया, कॉन्जुगेटेड बेस। पहले ये क्या था, बेस था। जैसे इसने प्रोटॉन ले लिया तो बेस का क्या होगा, हमें कॉन्जुगेटेड एसिड। तो BH क्या हो गया अपने पास, कॉन्जुगेटेड एसिड। तो हमने क्या कर लिया, अम्ल और क्षार में, अम्ल क्षार अभिक्रिया में प्रोटॉन का स्थानांतरण जो हुआ है, अम्ल क्षार अभिक्रिया में प्रोटॉन का स्थानांतरण हुआ, जिसके कारण हमें नए क्या प्राप्त हुए, कॉन्जुगेटेड एसिड और प्राप्त, और एसिड और बेस प्राप्त हो गई। यहां तक अपनी रिएक्शन हुई। अब बात करें, ये तो हमने नॉर्मल AB का एग्जांपल लिया। अब हम ये किसी रिएक्शन की चर्चा करते हैं, किसी रिएक्शन की चर्चा करते हैं। मान लीजिए मैंने लिया है NH3, क्या है ये, अमोनिया। NH3 की बात करें और इसकी रिएक्शन किसके साथ करवा दी जाए, NH3 के साथ क्या ले लूं, H2O ले लूं। अब बात की जाए इसकी रिएक्शन, सबसे पहले हम जानते हैं H2O क्या है। H2O और NH3 क्या है, तो H2O को हम मान लें और NH3 पे क्या है, लोन पेयर। NH3 क्या है, बेस है, H2O क्या है, एसिड है। अब बात की जाए, एसिड क्या देगा, प्रोटॉन देगा। एसिड क्या करेगा, प्रोटॉन देगा। बेस क्या करेगा, प्रोटॉन लेगा। कहने का मतलब NH3 है, अब जैसे इसको प्रोटॉन मिलेगा ये किस में कन्वर्ट होगा, NH4 में। ये तो बन गया NH4। प्लस में क्या निकल गया, H2O में से हाइड्रोजन निकल गया, तो क्या बचा, OH माइनस बचा। अब बात की जाए, एसिड का कॉन्जुगेटेड क्या होगा, बेस। तो OH किस में कन्वर्ट हो गया, कॉन्जुगेटेड बेस में, और ये किस में आ गया, कॉन्जुगेटेड एसिड में। तो हमने रिएक्शन देख ली। क्या कहा कि भाई अम्ल क्षार अभिक्रिया के अंदर प्रोटॉन का स्थानांतरण एसिड से बेस की ओर होता है। कि प्रोटॉन किसने दिया, अम्ल ने दिया, और किसने ले लिया, क्षार ने ले लिया। तो हमने यहां से बात कर ली कि भाई एसिड और बेस था, एसिड ने क्या दिया, H प्लस दिया, किसने लिया, B ने, मतलब बेस ने ले लिया। एसिड और बेस की रिएक्शन होते अपने पास क्या प्राप्त हुआ, एसिड का तो क्या आ गया, कॉन्जुगेटेड बेस प्राप्त हो गया, और बेस का क्या हुआ, कॉन्जुगेटेड एसिड। क्योंकि हमने यही लिखा था कि अम्ल क्षार अभिक्रिया में जो नए हमें संयुग्मी अम्ल और क्षार प्राप्त होंगे, उनमें अम्ल का संयुग्मी क्या होगा, क्षार होगा, और क्षार का संयुग्मी क्या होगा, अम्ल होगा। यहां तक अपनी रिएक्शन हो गई, हमने एग्जाम्पल भी देख लिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके उभय प्रोटोनित पदार्थों की। उभय प्रोटोनित पदार्थ क्या होते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। उभय प्रोटोनित पदार्थ क्या होता है, कहने का मतलब जो परबल या ये कहते हैं जो वो भी क्या करेगा, प्रोटॉन डोनेट करेगा या एक्सेप्ट करेगा, उसी के अकॉर्डिंग हम चर्चा कर लेंगे कि भाई प्रोटॉन दे रहा है या प्रोटॉन ले रहा है, डोनेट करेगा या एक्सेप्ट करेगा। आगे हम बात करें तो अपने पास क्या है, बहुप्रोटिक पदार्थ है। पहले हम इसकी बात करते हैं बहुप्रोटिक पदार्थ की।
बहुप्रोटिक पदार्थ का कहने का मतलब जिसके अंदर प्रोटॉन क्या हो, एक से ज्यादा हो, या कह दें वह पदार्थ जिसमें प्रोटॉन त्यागने की प्रवृत्ति एक से ज्यादा होती है बहुप्रोटिक पदार्थ कहलाते हैं। एक से ज्यादा प्रोटॉन त्यागने की प्रवृत्ति होती है वो क्या कहलाता है, बहुप्रोटिक पदार्थ कहलाते हैं। अब बात करें या ये कह दें कि भाई प्रोटॉन त्यागने की प्रवृत्ति ज्यादा है, प्रोटॉन डोनेट करने की प्रवृत्ति ज्यादा है, तो हम ये जानते हैं प्रोटॉन डोनेट कौन करता है, प्रोटॉन देता कौन है, अम्ल। तो ये भी लिख सकते हो ऐसे अम्ल जो एक से अधिक प्रोटॉन देने की प्रवृत्ति रखते हैं बहुप्रोटिक पदार्थ कहलाते हैं। एग्जाम्पल की बात करें, सबसे पहले अपने पास क्या है, H2SO4 प्लस H2O। अब बात की जाए तो ये तो क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो इसको क्या कहोगे, एसिड। तो वाटर क्या आ गया, बेस। सबसे पहले हम ये जानते हैं जो जितने ज़्यादा प्रोटॉन देता है या एक से अधिक प्रोटॉन जो देगा उसको क्या कहोगे, बहुप्रोटिक पदार्थ कहोगे। तो सबसे पहले इसको बहुप्रोटिक में कन्वर्ट करें तो ये क्या देता है, H प्लस देता है। तो यहाँ से क्या आ गया, HSO4 प्लस H3O प्लस। सबसे पहले बात की जाए HSO4 ने अपना प्रोटॉन दिया तो एसिड में से प्रोटॉन देते ही ये तो क्या बन गया, कॉन्जुगेटेड बेस। बेस क्या बन गया, कॉन्जुगेटेड एसिड। ठीक है, दूसरी अभिक्रिया करवाते हैं, फिर से अपने पास क्या है, HSO4 है, HSO4 इसकी रिएक्शन फिर से किसके साथ करवा दो, H2O के साथ। अब ये क्या करेगा, फिर से H प्लस देगा। जैसे ये H प्लस देता है अपने पास क्या आ जाएगा, SO4-2, क्योंकि इसने 2 प्रोटॉन दे दिए, प्लस में क्या आ गया, H3O प्लस। वही फिर से वही रिएक्शन है, ये क्या था, एसिड था, ये क्या था, बेस था। बेस का क्या हो गया, कॉन्जुगेटेड एसिड, और इसका क्या हो गया, कॉन्जुगेटेड बेस। तो यहाँ से बात की जाए तो यहाँ भी इसने क्या दिया, प्रोटॉन डोनेट किया है, इसमें भी क्या किया, प्रोटॉन डोनेट किया। तो ये H2SO4 जो है इसने क्या किए, इस रिएक्शन के अंदर 2 प्रोटॉन डोनेट कर दिए, 2 प्रोटॉन डोनेट कर दिए। तो एक से ज्यादा प्रोटॉन डोनेट करने को क्या कहोगे, बहुप्रोटॉनिक पदार्थ कहोगे। और ये बहुप्रोटॉनिक पदार्थ कौन हो सकता है, अम्ल हो सकता है, क्योंकि प्रोटॉन देता कौन है, एसिड देता है। ब्रोंस्टेड लोरी को स्टार्ट किया था उसी टाइम हमने ये कह दिया था कि जो प्रोटॉन डोनेट करता है वही क्या है, एसिड है। तो इसलिए क्या कह रहा है, बहुप्रोटिक पदार्थ जो एक से अधिक प्रोटॉन डोनेट करता है वह बहुप्रोटिक पदार्थ कहलाता है। अब ये कहीं भाई एक से अधिक प्रोटॉन डोनेट कौन कर सकता है, तो प्रोटॉन डोनेट ही कौन करता है, एसिड करता है। तो एक से अधिक बहुप्रोटॉनिक पदार्थ भी क्या कहलाएगा, अम्ल कहलाएगा। यहां तक अपनी रिएक्शन हो गई। रिएक्शन की हमने चर्चा कर ली कि H2SO4 को हमने क्या लिया, एसिड लिया, H2O को क्या लिया, बेस लिया। तो ये कहें जब ये एक प्रोटॉन डोनेट करता है H2SO4 तो ये कौन लेगा, बेस लेगा। बेस क्या करेगा, H2O से H3O में कन्वर्ट होगा और ये क्या बचेगा, HSO4 बचेगा। एसिड और बेस की रिएक्शन हो जाएगी तो अपने पास क्या प्राप्त होगा, भाई एसिड का तो क्या हो गया, कॉन्जुगेटेड बेस, और बेस का क्या हो गया, कॉन्जुगेटेड एसिड। फिर अपने पास बात की जाए यहाँ क्या है, कॉन्जुगेटेड बेस है, कॉन्जुगेटेड बेस है। इस कॉन्जुगेटेड बेस के अंदर या एक क्या कह दूं कि अपने पास जैसे ये रिएक्शन है, मान लीजिए अपने पास जैसे ये रिएक्शन है, हमने ये लिखा कि कॉन्जुगेटेड बेस और Ca कॉन्जुगेटेड एसिड हमें प्राप्त हुआ। फिर से मैं क्या कर रहा हूं, इसी कॉन्जुगेटेड बेस की रिएक्शन करवा देता हूं, इस कॉन्जुगेटेड बेस की रिएक्शन करवाता हूं। तो ये कॉन्जुगेटेड बेस की रिएक्शन करवाने के लिए हमें फिर से क्या करना पड़ेगा, इसको मुझे एसिड के रूप में लेना होगा कि भाई HSO4 क्या है, एसिड है, क्योंकि अभी भी क्या देगा, प्रोटॉन देगा। इसकी रिएक्शन फिर से हम H2O के साथ करवाएंगे तो अपनी रिएक्शन वही है। हमें करना क्या है भाई, H2O से क्या बन गया, H3O बना, क्या बन गया, कॉन्जुगेटेड एसिड, और यहाँ क्या बन गया, SO4-2, ये बन गया कॉन्जुगेटेड बेस। वही रिएक्शन है जो हमने पहले लिखी थी। भाई HSO4 क्या है, फिर से एसिड का काम करेगा, फिर ये एसिड है तो ये क्या देगा, प्रोटॉन देगा। तो कौन लेगा, वाटर लेगा। यहाँ से वाटर ने प्रोटॉन लेते ही ये किसमें कन्वर्ट हो गया, बेस था तो भी क्या बन गया, कॉन्जुगेटेड एसिड, और ये जो एसिड था वो क्या बन गया, कॉन्जुगेटेड बेस। तो इस रिएक्शन के अंदर हमने क्या देखा कि बहुप्रोटिक पदार्थ क्या होते हैं, उसकी बात की। जो एक से अधिक प्रोटॉन डोनेट करता है वही क्या है, बहुप्रोटिक पदार्थ होते हैं। बहुप्रोटिक पदार्थ की हमने चर्चा कर ली। इसके बाद हम बात करें, कुछ कंपाउंड ऐसे होते हैं जिन्हें उभयधर्मी होते हैं, या कुछ ये कहते हैं कि स्वतः ही क्या हो जाते हैं, आयनित हो जाते हैं, स्वतः आयनित हो जाते हैं। उनकी भी बात कर लेते हैं कि कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो स्व आयनित होते हैं, स्वतः आयनित हो जाते हैं, उनकी बात करें। स्वतः आयनित हो जाते हैं उन्हें क्या कहोगे, उभयधर्मी, या कह दे उभयधर्मी यौगिक जो होते हैं उनको स्व आयनन से भी हम समझ सकते हैं कि भाई उभयधर्मी यौगिक है, उनमें स्व आयनन कैसे हुआ, सेल्फ आयोनाइजेशन कैसे हो रहा है। तो जैसे मेरे पास एग्जांपल लिया मैंने NH3 प्लस NH3,
या ये कह दूं, मैं एग्जांपल ले लेता हूं यहां से कि भाई मैंने क्या लिया है, NH3 और NH3 लिया, NH3 और NH3 अमोनिया प्लस अमोनिया लिया, दोनों अपने के पास क्या है, समान है, दोनों ही कैसे हैं। अब इनमें क्या होगा, स्व आयनन होगा। स्व आयनन का मतलब क्या होता है कि एक तो कहते थे, एक तो क्या बन जाए, एसिड बन जाए, और एक क्या बन जाए, बेस बन जाए। मान लीजिए ये NH2 और क्या देता है, H प्लस देता है, H प्लस देगा तो NH2 के ऊपर क्या है, माइनस, ये क्या है NH3, तो इसने प्रोटॉन दिया है, इसका मतलब ये तो क्या हो गया, एसिड, ये लेगा तो ये क्या हो गया, बेस। अब बात करूं, जैसे ये NH3 प्रोटॉन ले लेगा, क्या बन जाएगा, NH4 प्लस, और ये NH2। अब बात की जाए, इस NH3 पहले क्या था, एसिड था, क्या बन गया, कॉन्जुगेटेड बेस बन गया, और ये क्या था, पहले बेस था, अब क्या बन गया, कॉन्जुगेटेड एसिड बन गया। तो अपना एग्जांपल क्या हुआ, सही है। नेक्स्ट हम बात करें, हमने क्या लिया है, NH3 लिया, NH3 है, समान है, समान है, और समान होने के कारण इनमें क्या होगा, स्व आयनन होगा। तो मैं लिख देता हूं स्व आयनन, सेल्फ आयोनाइजेशन भी इसको बोल सकते हो, सेल्फ आयोनाइजेशन भी बोल सकते हो कि भाई स्वतः क्या हो रहा है, आयनिक हो रहा है। नेक्स्ट एग्जांपल इसके अंदर लेते हैं, तो हमने फर्स्ट एग्जांपल लिया, दूसरा हम बात करते हैं H2O प्लस H2O। सेम प्रोसेस है, दोनों क्या है, समान है, एक क्या करेगा, एसिड का काम करेगा, दूसरा बेस का काम करेगा। तो ये तो मैंने बोला एसिड है, ये क्या बोला, बेस है। अब बात करें एसिड और बेस का, पता किसी चला, जो H प्लस देगा वो एसिड है, और जो लेगा वो बेस है। तो इसने बेस ने क्या किया, H प्लस लिया, H प्लस देते ही किस में हो गया, H3O में, और एसिड ने H दिया तो इसने क्या निकल गया, OH माइनस। अब बात करें, जैसे इसके ऊपर माइनस आ गया तो एसिड का क्या बन गया, कॉन्जुगेटेड बेस के कॉन्जुगेटेड एसिड, ये अपने पास प्राप्त हो गए। इसको हम क्या कहते हैं, स्व आयनन भी कहते हैं। अब बात करते हैं प्रोटॉन बंधुता की। प्रोटॉन बंधुता, प्रोटॉन बंधुता क्या होती है, इसके अंदर हमने क्या देखा कि समान एसिड और बेस जो दोनों मॉलिक्यूल क्या है, समान है, समान होने के कारण इनमें क्या पाया जाता है, स्व आयनन पाया जाता है, सेल्फ आयोनाइजेशन पाया जाता है। इस सेल्फ आयोनाइजेशन के कारण क्या होते हैं, ये एसिड और बेस के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। अब बात करते हैं प्रोटॉन बंधुता, प्रोटॉन एफिनिटी। प्रोटॉन एफिनिटी की बात की जाए तो ये क्या कहता है, किसी गैसीय अणु के साथ, कोई भी अणु कैसा हो, गैसीय, किसी गैसीय अणु के साथ यदि प्रोटॉन को जोड़ दिया जाए, ये क्या कह रहा है, किसी गैसीय अणु के साथ प्रोटॉन को जोड़ दिया जाए या प्रोटॉन जोड़ा जाएगा, तो जैसे ही मान लीजिए मेरे पास ये कोई गैसीय अणु है, इसके साथ मैंने किसको ऐड किया, प्रोटॉन को। प्रोटॉन को ऐड करते ही जैसे ये जुड़ेगा, जुड़ने का मतलब इनमें कुछ टक्कर होगी, मॉलिक्यूल जुड़ेंगे, जुड़ने के दौरान इसमें से जो ऊर्जा मुक्त होगी, जो भी एनर्जी मुक्त होगी, वही क्या है, प्रोटॉन बंधुता है। तो हम ये कहें यहाँ पे क्या हुई है, एनर्जी फ्री हुई, और ये फ्री एनर्जी क्या है, प्रोटॉन एफिनिटी या प्रोटॉन बंधुता कहलाती है। तो हम बात कर रहे हैं प्रोटॉन बंधुता की, प्रोटॉन बंधुता की। तो हमने क्या कहा कि किसी भी गैसीय अणु के साथ, किसी भी गैसीय अणु के साथ यदि प्रोटॉन को जोड़ दिया जाए, किसी भी गैसीय अणु के साथ यदि प्रोटॉन को जोड़ दिया जाए तो उसमें एनर्जी है वो मुक्त हो जाएगी, या उसमें मुक्त हुई एनर्जी क्या कहलाएगी, प्रोटॉन बंधुता कहलाएगी। अब बात की जाए किसी भी उस अणु के अंदर प्रोटॉन बंधुता का यूज कहाँ किया गया, तो प्रोटॉन बंधुता का यूज उसकी प्रबलता का निर्धारण करने में किया जाता है। किसकी प्रबलता, उस अणु की प्रबलता का निर्धारण। तो ये लिख सकते हो, प्रबलता का निर्धारण करने में यूज करते हैं, निर्धारण करने में यूज करते हैं। तो ये कह रहा है उसकी प्रबलता का निर्धारण करने में हम किसका यूज करते हैं, इस प्रोटॉन बंधुता का यूज करते हैं। अब बात करें भाई, हमने बात कर ली प्रोटॉन बंधुता क्या होती है, प्रोटॉन बंधुता क्या होती है। नेक्स्ट आगे हम बात करें प्रोटॉन बंधुता के बाद में, अब बात करें कि ब्रोंस्टेड-लोरी का जो सिद्धांत होता है उसका विलायक पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो हमने बात की थी भाई विलायक, तो इसमें हमने लिया ही नहीं, हमने तो क्या लिया, केवल और केवल प्रोटॉन के बारे में चर्चा की। तो ये कहते हैं विलायक का क्या प्रभाव, किसका प्रभाव देख रहे हैं, विलायक का प्रभाव, कि ब्रोंस्टेड-लोरी का विलायक पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो इसके आधार पर 4 प्रकार के अपने क्या हैं, विलायक हैं। इसके आधार पर क्या दे रखा है, 4 प्रकार के विलायक है। तो क्या लिख दें हम, सिंपल लिख दें विलायक का प्रभाव, विलायक का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ सोलवेंट।
पहला क्या कह रहा है, विलायक का प्रभाव। विलायक का प्रभाव देखने के लिए ब्रोंस्टेड लोरी ने इसे 4 भागों में डिवाइड किया। यही कहते विलायक का प्रभाव हम ये कह सकते हैं जो प्रोटॉन देता है और ग्रहण करता है। भाई हमने ये देखा है जो प्रोटॉन देता है और ग्रहण करता है उन्हीं के आधार पर इस विलायक को 4 भागों में डिवाइड किया गया। फर्स्ट क्या कहता है, फर्स्ट क्या कह रहा है, प्रोटॉन दाता। पहला क्या है, प्रोटॉन दाता। दूसरा क्या है, प्रोटॉन ग्राही। तीसरा क्या है, उभयधर्मी। या ये कह दें अपना पास जो है वो क्या करेगा, उभयधर्मी बोल सकते हैं या उभय प्रोटिक बोल सकते हो, उभयधर्मी बोल सकते हो या उभय प्रोटिक बोल सकते हो। चौथे की बात की जाए तो क्या होगी, अप्रोटिक बोल सकते हो। अप्रोटिक प्रोटॉन दाता को क्या कहते हैं, अम्लीय विलायक। अम्लीय विलायक। प्रोटॉन ग्राही को क्या कहोगे, क्षारीय विलायक। क्षारीय विलायक। और अपने पास क्या है, उभय प्रोटिक विलायक। और लास्ट अपने पास है अप्रोटिक विलायक। तो 4 प्रकार के अपने पास क्या है, विलायक के बारे में बताया गया। तो ब्रोंस्टेड लोरी सिद्धांत का विलायक पे प्रभाव हमने देखा। इसमें 4 प्रकार के अपने क्या है, विलायक है। पहला है प्रोटॉन दाता, दूसरा प्रोटॉन ग्राही, तीसरा अप्रोटिक और चौथा क्या है, उभय प्रोटिक और चौथा क्या है, अप्रोटिक। सबसे पहले बात कर ली जाए प्रोटॉन दाता की। नाम से पता चल रहा है जो क्या करता है, प्रोटॉन को डोनेट करता है। तो हम ये कह सकते हैं प्रोटॉन दाता विलायक जो होते हैं, इस प्रकार के विलायक में प्रोटॉन डोनेट किया जाता है। इस प्रकार के विलायक में प्रोटॉन डोनेट किया जाता है, प्रोटॉन दाता विलायक कहलाता है। दूसरा प्रोटॉन ग्राही, इस प्रकार के विलायक में प्रोटॉन को एक्सेप्ट किया जाता है। एक्सेप्ट किया जाता है उसे क्या कहोगे, प्रोटॉन एक्सेप्टर। दूसरा क्या है, उभय प्रोटिक। इस विलयन के अंदर या इस विलायक के अंदर प्रोटॉन को डोनेट भी कर सकते हो और प्रोटॉन को एक्सेप्ट भी कर सकते हो। ये क्या कहलाएगी, उभय प्रोटिक कहलाएगी। और लास्ट में है अप्रोटिक। अप्रोटिक का मतलब होता है इसमें किसी भी प्रकार के ना तो प्रोटॉन को डोनेट किया जाता है ना ही एक्सेप्ट किया जाता है। कहने का मतलब ना तो डोनेट कर सकते हो ना ही एक्सेप्ट कर सकते हो, जैसा है वैसा का वैसा ही मान सकते हो। तो अपने पास उभय प्रोटिक विलायक, अप्रोटिक विलायक, प्रोटॉन ग्राही एंड प्रोटॉन दाता अम्लीय विलायक, इन सब की बात हो गई। अब बात करें इनके एग्जाम्पल्स की, अगर हम चर्चा करें इनकी एग्जाम्पल्स की, अगर हम चर्चा कर लें कि भाई अपने पास एग्जाम्पल दे रखा है कौन सा, CH3COOH। मेरे पास क्या है, प्रोटॉन दाता। कहने का मतलब जो डोनेट कर सकता है। प्रोटॉन दाता के रूप में मैंने क्या लिया, CH3OH एसिड है, तो H2O क्या है, बेस है। यहां से प्रोटॉन दाता मतलब जो प्रोटॉन को देगा, प्रोटॉन को कौन देगा, इसकी बात की जाए प्रोटॉन कौन देगा, प्रोटॉन कौन देगा, जो बेस होगा। प्रोटॉन कौन देगा, जो एसिड होगा। प्रोटॉन लेगा कौन, जो बेस होगा। बेस कौन है, H2O और CH3COH क्या है, एसिड। यहां से H प्लस निकलते ये क्या देगा, H3O प्लस और CH3CO माइनस। इसने क्या किया, प्रोटॉन दाता ने डोनेट किया। दूसरा क्या कर रहा है, प्रोटॉन ग्राही। कहने का मतलब जो H2 है उसने क्या किया, प्रोटॉन को एक्सेप्ट किया, ये क्या है, प्रोटॉन ग्राही। तीसरा क्या कह रहा है, उभय प्रोटिक। उभय प्रोटिक का मतलब क्या होता है, जो प्रोटॉन डोनेट भी करता है और प्रोटॉन को एक्सेप्ट भी करता है। जो प्रोटॉन डोनेट भी करता है वो प्रोटॉन को एक्सेप्ट भी करता है। सबसे पहले तो बात कर ली जाए, यदि मैं कह दूं इस तीसरे में CH3COOH प्लस HCl। HCl क्या है, प्रबल अम्ल है, जबकि CH3 एसिटिक अम्ल क्या है, दुर्बल। तो इसको तो मान लेते हैं बेस के रूप में लिया, इसको मैंने क्या लिया, एसिड के रूप में। जैसे ये क्या करेगा, H प्लस को डोनेट करेगा, H प्लस डोनेट करेगा तो यहाँ क्या आ जाएगा, इसकी बात करें तो ये बन जाएगा CH3COOH2 प्लस Cl माइनस। इसने क्या किया, प्रोटॉन को एक्सेप्ट किया है, दिया किसने, एसिड ने। अब मैं कह दूं दूसरी रिएक्शन CH3COOH, अगर इसकी जगह में क्या ले लूं, H2O ले लूं, तो इस बार क्या होगा, ये क्या बनेगा, एसिड, और ये क्या बन जाएगा, बेस। बेस बनते ही H2O क्या करेगा, H3O में कन्वर्ट होगा, H3O में कन्वर्ट होगा, और प्लस में क्या निकल जाएगा, CH3CO माइनस। तो हम ये कह सकते हैं यहाँ अगर हमने CH3COOH को क्या लिया, बेस के रूप में, क्योंकि HCl क्या है, एसिड, तब तो ये क्या है, प्रोटॉन एक्सेप्टर का काम कर रहा है, क्योंकि इसने क्या किया, प्रोटॉन को लिया है, HCl ने दिया। दूसरा क्या कर रहा है, CH3COOH, जब इसको एसिड लिया किसकी उपस्थिति में, वाटर की उपस्थिति में, तब इसने क्या किया, प्रोटॉन को डोनेट किया और वाटर ने ले लिया। तो यहां प्रोटॉन को क्या कर रहा है,
एक्सेप्ट कर रहा है और यहाँ क्या कर रहा है, डोनेट कर रहा है। तो एक्सेप्ट और डोनेट दोनों साथ में होते हैं, उसको क्या कहते हो, उभय प्रोटिक पदार्थ भी कह सकते हो, उभय प्रोटिक पदार्थ या उभय प्रोटिक विलायक कहते हैं, उभय प्रोटिक विलायक कहते हैं। तो यहाँ तक अपने पास विलायक का प्रभाव जो था वो 4 प्रकार के थे। जो प्रोटॉन देता है वो अम्लीय है, जो प्रोटॉन लेता है वो प्रोटॉन ग्राही है, या इसी को क्षारीय विलायक भी बोलते हो। उभय प्रोटिक को क्या कहोगे, जिसमें प्रोटॉन दिया भी जाता है और प्रोटॉन लिया भी जाता है। और लास्ट अपना अप्रोटिक, जिसमें किसी भी प्रकार के ना तो प्रोटॉन दे सकते हो ना ही प्रोटॉन लेते हो, जैसे कि SO2 है एग्जाम्पल के रूप में। आगे बात करें, विलायक का प्रभाव ना हो गया। इसके बाद हम बात करते हैं ब्रोस्टेड लोरी सिद्धांत की कमी। ब्रोस्टेड लोरी सिद्धांत की कमी क्या रह गई थी उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो ब्रोस्टेड लोरी सिद्धांत की कमी तो यही है कि भाई इसने इस एसिड और बेस को बताने के लिए केवल और केवल किसके बारे में बताया, किस पे जोर दिया, प्रोटॉन के बारे में ही जोर दिया, कहीं भी विलायक के बारे में नहीं बताया गया। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ये सभी एसिड बेस ये सभी सिद्धांतों के लिए लागू नहीं हो सकता, क्योंकि कुछ जगह ऐसी होती है जहाँ पे प्रोटॉन ना मिले, इसको क्या पता विलायक ही मिल जाए, तब उसको एसिड और बेस में कैसे अलग कर पाओगे। तो ब्रोस्टेड लोरी सिद्धांत की कमी क्या है, इसने प्रोटॉन पर जोर दिया और विलायक के बारे में कुछ ना बताया, विलायक के बारे में कुछ नहीं बताया। ये इसकी क्या हो गई, एक कमी हो गई कि भाई ब्रोस्टेड लोरी ने अपने सिद्धांत के अनुसार सिद्धांत में केवल और केवल प्रोटॉन के बारे में कहा कि जो प्रोटॉन देगा जो प्रोटॉन लेगा, इसी के बारे में बताया। इसके बारे में नहीं बताया कि भाई प्रोटॉन दे तो रहा है लेकिन उसका विलायक कैसा है, या प्रोटॉन ले रहा है तो उसका विलायक कैसा है। तो इसके ऊपर कोई जोर नहीं दिया गया, इसके बारे में कुछ नहीं बताया गया। फिर हम बात करते हैं ब्रोस्टेड लोरी, जो फर्स्ट क्वेश्चन था वो कंप्लीट हुआ। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन रह जाता है अपने पास वो है लुईस अम्ल या लुईस सिद्धांत के आधार पर। तो लुईस से जो सेकंड क्वेश्चन हो गया अपना, सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, लुईस सिद्धांत। लुईस थ्योरी, लुईस थ्योरी के अकॉर्डिंग भी हम क्या करेंगे, एसिड और बेस के बारे में चर्चा करेंगे कि लुईस ने एसिड और बेस के बारे में क्या बताया, लुईस ने एसिड और बेस के बारे में क्या बताया। तो इसमें क्या कहोगे, वे पदार्थ जो लोन पेयर युग्म को डोनेट करते हो या फिर लोन पेयर युग्म को एक्सेप्ट करते हो। तो ब्रोस्टेड लोरी के अंदर तो किसके बारे में बात की थी, प्रोटॉन के बारे में, और यहाँ किसके बारे में बात करोगे, इलेक्ट्रॉन युग्म के बारे में। तो बात की जाए इलेक्ट्रॉन युग्म, ये कह रहा है इलेक्ट्रॉन युग्म। इलेक्ट्रॉन युग्म का मतलब होता है पेयर, हम बात कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन युग्म। तो ये कहते हैं इलेक्ट्रॉन जो ग्रहण करता है वो क्या कहलाता है, अम्ल कहलाता है। इससे पहले हमने बात की ब्रोस्टेड लोरी, ब्रोस्टेड लोरी ने क्या कहा, जो प्रोटॉन को ग्रहण करता है। अब ध्यान से सुने, पहले क्या कहा, प्रोटॉन जो ग्रहण करता है वो क्या है, क्षार है, और जो प्रोटॉन को देता है वो क्या है, अम्ल है। लेकिन लुईस ने क्या कहा एसिड और बेस के बारे में कि इलेक्ट्रॉन युग्म को जो ग्रहण करता है वो क्या है, अम्ल है, और जो इलेक्ट्रॉन युग्म को डोनेट करता है या देता है वो क्या है, क्षार है। दोनों में डिफरेंस क्या है, हर एक साइंटिस्ट ने अपनी थ्योरी के अंदर अलग बताया। प्रोटॉन और प्रोटॉन के बारे में किसने बताया, ब्रोस्टेड और लोरी ने बताया, और इलेक्ट्रॉन युग्म के बारे में किसने बताया, लुईस सिद्धांत ने बताया या लुईस ने बताया। लुईस ने क्या कहा कि वह पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन युग्म को ग्रहण करता है अम्ल कहलाता है, और जो इलेक्ट्रॉन युग्म को डोनेट करता है वो क्या कहलाता है, क्षार कहलाता है। तो ये तो हो गई लुईस के सिद्धांत की व्याख्या या इसके जो डेफिनेशन थी अम्ल और क्षार की। सबसे पहले तो बात कर ले लुईस ने किसके बारे में बताया है, इलेक्ट्रॉन युग्म के बारे में ही बताया। इसने किसके बारे में बताया, इलेक्ट्रॉन युग्म के बारे में बताया। अब बात करते हैं लुईस अम्ल के या लुईस सिद्धांत के अनुसार अम्लों का वर्गीकरण कैसा है और क्षारों का वर्गीकरण कैसा है। या ये कह दें लुईस सिद्धांत ने अम्लों के बारे में किस प्रकार से बताया और क्षार के बारे में किस प्रकार बताया। तो ये तो अपने पास क्या हुई थी, इसकी डेफिनेशन हुई थी, भाई जो इलेक्ट्रॉन युग्म को डोनेट करता है वो तो क्या कहलाएगा, क्षार कहलाएगा, और जो इलेक्ट्रॉन युग्म को एक्सेप्ट करता है वो क्या कहलाएगा, बेस कहलाएगा। ठीक है, तो अब बात करते हैं लुईस के अनुसार अम्लों का वर्गीकरण। अम्लों का वर्गीकरण कहने का मतलब
हमें करना क्या है, इसका क्लासिफिकेशन करना है। ये समझ लो कि हमें क्या करना है, लुईस के अनुसार उसका क्लासिफिकेशन करना है। किसका, इस लुईस का, या लुईस के अकॉर्डिंग अम्लों का क्लासिफिकेशन करना है। तो ध्यान से हम बात करें, जो अम्ल क्या होंगे, जो इलेक्ट्रॉन युग्म को ग्रहण करेगा, जो इलेक्ट्रॉन युग्म को लेगा वही क्या है, अम्ल है। जो इलेक्ट्रॉन युग्म को लेगा वही क्या है, अम्ल है। तो इसमें क्या लिखोगे, इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक। पहला क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन न्यून, या इसको क्या कह सकते हो, अष्टक न्यून, अष्टक न्यून यौगिक। अब जिसका अष्टक पूरा नहीं होगा उसको क्या करना पड़ेगा, किसी न किसी यौगिक या किसी न किसी तत्व परमाणु से क्या लेना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन लेने होंगे। तो ये कह रहा है अष्टक न्यून यौगिक, जिसका अष्टक पूरा नहीं होता वो क्या कहलाता है, अष्टक न्यून यौगिक कहलाता है। इलेक्ट्रॉन की वहां कमी होती है तो अपने अष्टक को पूरा करने के लिए क्या करता है, किसी न किसी से या इलेक्ट्रॉन युग्म को ग्रहण करता है, किसी न किसी से क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन युग्म को ग्रहण करेगा। तो इसमें एग्जाम्पल्स की बात की जाए तो अपने पास क्या है, बोरोन है, एल्यूमिनियम है। बोरोन और एल्यूमिनियम दोनों क्या है, एक ही वर्ग के तत्व हैं या एक ही फैमिली है। तो ये दोनों क्या करते हैं, बोरोन और एल्यूमिनियम क्या करते हैं, किसी क्षार से या कह दे जो जिसके पास इलेक्ट्रॉन युग्म ज्यादा है उससे रिएक्शन करेंगे या उससे बॉन्ड बनाएंगे और क्या ले लेंगे, इलेक्ट्रॉन युग्म लेंगे और क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेंगे, इलेक्ट्रॉन युग्म को एक्सेप्ट करके अपने अष्टक को पूरा करेंगे। लुईस के अनुसार अम्लों का वर्गीकरण पढ़ रहे हैं, उसके अंदर हमने पहला देखा अष्टक न्यून यौगिक। अष्टक न्यून का मतलब जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है इसीलिए वो अष्टक पूरा नहीं कर पाता। तो इलेक्ट्रॉन की कमी किसके पास, हमने एग्जाम्पल लिया है बोरोन फैमिली। तो बोरोन और एल्यूमिनियम दोनों क्या है, एक ही फैमिली के तत्व हैं। बोरोन और एल्यूमिनियम जो है वो दोनों एक ही तत्व के या एक ही फैमिली के क्या है, तत्व है, जिसका क्या है, अष्टक अपूर्ण है। अष्टक को पूरा करने के लिए क्या करेंगे, किसी इलेक्ट्रॉन जिसके पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता है उसके संपर्क में आएंगे। तो ये तो हो गई अष्टक न्यून यौगिक। दूसरा हम बात करते हैं इसी में पी तथा डी कक्षकों की रिक्ति या रिक्त डी कक्षक, रिक्त पी व डी कक्षक। हम क्या कर रहे हैं, रिक्त पी व डी ऑर्बिट। कहने का मतलब वे कक्षक जिनमें रिक्त पी व डी कक्षक पाया जाता है वो भी क्या है, अम्लों में विभाजित किया गया है, उसमें भी क्या होंगे, अम्ल होंगे। जैसे कि मैं बात करूं BF3, तो यहां हमने बात की जाए तो BF3 का मतलब क्या है, बोरोन ट्राइफ्लोराइड। बोरोन ट्राइफ्लोराइड यहाँ अपने पास क्या है, BF3 है। इसकी रिएक्शन में किसके साथ करवाऊँ, फ्लोरीन के साथ करवाऊंगा तो मेरे पास क्या आएगा, BF4 आ जाएगा। अब मैं कह दूं यहाँ क्या था, BF3 था, इसके पास क्या थे, इलेक्ट्रॉन न्यून थे, इसके अष्टक पूरा नहीं हुआ है, इसमें क्या है, डी कक्षक जो है, या ये कह दे BF3 के अंदर क्या होगा, पी कक्षक वेकेंट होगा। बोरोन के अंदर क्या होगा, पी कक्षक वेकेंट होगा, क्योंकि बोरोन कितने नंबर पे आता है, बोरोन आता है 5 नंबर पे। 5 नंबर पे क्या लिखोगे, 1s2 2s2 2p1। तो इसका पी कक्षक क्या है, वैकेंट है। पी कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, कम से कम 6 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो इसका पी कक्षक क्या हो गया, वैकेंट हो गया। तो अपने पी कक्षक के वैकेंट होने के कारण ये क्या है, अम्लों में वर्गीकृत किया गया। तो ये पी कक्षक पूरा नहीं करने के लिए इसको क्या चाहिए, एक पी कक्षक भरा हुआ। तो एफ क्या है, पी कक्षक में इसके पास क्या है, पी कक्षक के इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो ये एफ से क्रिया करके क्या बनेगा, BF3 से क्या बन जाएगा, BF4 में कन्वर्ट हो जाएगा। ये तो किसका है, पी ऑर्बिट का। पी ऑर्बिट का मतलब पी कक्षक का है। ऐसे ही हम क्या कर सकते हैं, डी कक्षक को भी डिवाइड कर सकते हैं भाई, डी कक्षक में भी इसको काम में ले सकते हैं। इसके बाद ये 2 पॉइंट हो गए अपने पास अम्लों के वर्गीकरण में। एक तो हो गया इलेक्ट्रॉन न्यून या अष्टक न्यून यौगिक, दूसरा क्या हो गया, रिक्त पी व डी कक्षक। अब बात करेंगे धनात्मक स्पीसीज की। कहने का मतलब वह स्पीसीज जिसके ऊपर क्या पाया जाता हो, पॉजिटिव चार्ज पाया जाता हो, वो भी किस में आएगी, अम्लों में आएगी। तो नेक्स्ट थर्ड पॉइंट क्या है, धनायन स्पीसीज या धनात्मक स्पीसीज की। धनात्मक स्पीसीज की बात की जाए तो वह स्पीसीज जिसके अंदर क्या पाया जाता है, पॉजिटिव चार्ज पाया जाता है, या धनायन में मैं कह दें कि धनात्मक आयस पाया जाता है। जैसे कि बात करें धनायस किस पे पाया जाता है, जैसे कि मैं लिख दूं Ag+, इसके अलावा Na+। ये Na+ किसके साथ बॉन्ड बना सकता है, या Ag+ किसके साथ बॉन्ड बना सकता है, जिसके पास पहले से क्या हो, इलेक्ट्रॉन की दिखता हो। भाई इनको क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, इलेक्ट्रॉन युग्म को ये क्या कर सकते हैं, ग्रहण कर सकते हैं। इनके पास क्या है, इलेक्ट्रॉन युग्म की कमी है, तो ये इलेक्ट्रॉन युग्म को ग्रहण कर सकता है। तो पॉजिटिव चार्ज युक्त स्पीसीज भी किस में आएगी, इन्हीं अम्लों में आएगी। ये यहाँ तक हुआ अपना धनायन स्पीसीज का वर्गीकरण, अम्लों का वर्गीकरण। अब बात करते हैं नेक्स्ट अपने पास, जैसे कि हम ये कह दें लुईस के अनुसार अम्लों का वर्गीकरण हमने किया। इसे अब बात करेंगे क्षारों का वर्गीकरण, किसके अकॉर्डिंग, लुईस के अकॉर्डिंग। तो अम्लों की जगह क्या लिखोगे, क्षार।
और क्षारों में क्या लिखोगे, इलेक्ट्रॉन युग्म दाता या इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर। इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर जो होगा वो क्या कहलाएगा, क्षार कहलाएगा। तो इसके अंदर फर्स्ट पॉइंट क्या लिख दोगे, जिनके पास क्या होगा, ऋणायन होगा, तो ऋणायन युक्त स्पीसीज। तो ऋणायन स्पीसीज क्या लिख सकते हो, वह स्पीसीज जिनके पास नेगेटिव चार्ज पाया जाता है, क्षारों में आती है, या कहते क्षारों में पाई जाती है, या ये कहते ऋणायन जो होते हैं वो उनके पास क्या होती है, इलेक्ट्रॉन युग्म की अधिकता होती है, तो वह इजीली अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है। और जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है वो किस में आएगा, क्षार के अंदर आएगा। तो यहां से इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज किसके ऊपर होता है, क्लोरीन, फ्लोरीन, आयोडीन, ब्रोमीन, ये सारे के सारे क्या हैं, जिनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। ये सारे सारे क्या हैं, जिनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। इसके अलावा भी हम बात करें तो अपने पास क्या हो जाता है, साइनाइड, NH2-, ये सारे के सारे क्या हैं, नेगेटिव चार्ज वाले हैं, जिनके पास क्या है, नेगेटिव चार्ज पाया जाता है। तीसरा ये क्या, दूसरा क्या होगा, लोन पेयर युक्त, मतलब जिन स्पीशीज के पास लोन पेयर पाया जाता है वो भी क्या करेगी, क्षार की बात काम करेगी। तो लोन पेयर युक्त। अब बात कर लें, वह स्पीशीज जिनके पास लोन पेयर है वो भी किस में आएगी, इसी क्षार में आएगी। लोन पेयर युक्त स्पीशीज भी क्या करेगी, क्षार में आएगी, क्योंकि लोन पेयर जो होते हैं वो कैसे हो सकते हैं, तो लोन पेयर युक्त उदासीन स्पीशीज हो सकती है। लोन पेयर युक्त क्या हो सकती है, उदासीन स्पीशीज हो सकती है, वो इजीली क्या कर देते हैं, अपने लोन पेयर को डोनेट कर देते हैं। अब बात करें लोन पेयर युक्त किस किस के ऊपर है, लोन पेयर NH3 नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है, OH के ऊपर क्या है, लोन पेयर है। कहने का मतलब जैसे कि हमने लिखा है, या फिर NR2 इसके ऊपर भी क्या है, लोन पेयर है। हमें करना क्या है, जिनकी वह स्पीसीज जिसके पास लोन पेयर पाया जाता है वो किस में आ जाएगी, क्षारों में आ जाएगी। जिसके पास नेगेटिव चार्ज आएगा वो भी क्षारों में आ जाएगी। जिनके पास पॉजिटिव चार्ज होगा वो एसिड के अंदर आएगी। जिनके पास ये कहते हैं जिसके पास पॉजिटिव स्पीसीज है वो किस में आएगी, अम्लों में। जिनके पास P व D कक्षक क्या है, रिक्त है, वो भी अम्लों में। जिनके पास अष्टक न्यून यौगिक है वो भी क्या होंगे, अम्लों में। तो ये हमने बात की लुईस सिद्धांत के अकॉर्डिंग। लुईस सिद्धांत में क्या कहा गया कि वह पदार्थ या वह पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन युग्म को ग्रहण कर सकता हो और इलेक्ट्रॉन युग्म को डोनेट कर सकता हो, तो जो इलेक्ट्रॉन युग्म को डोनेट करता है वो हमेशा क्षार कहलाता है, और जो इलेक्ट्रॉन युग्म को ग्रहण करता है वो हमेशा अम्ल कहलाता है। ये तो अपनी बात हुई इलेक्ट्रॉन और जो एसिड और बेस के बारे में लुईस के अकॉर्डिंग। फिर ये कहा गया कि लुईस के अकॉर्डिंग एसिड कौन हो सकते हैं और बेस कौन हो सकते हैं। तो यहाँ हमने बात कर ली, एसिड क्या है, जो पॉजिटिव चार्ज युक्त हो, जिसके पास अष्टक न्यून यौगिक हो, P व D कक्षक क्या हो, वैकेंट हो। फिर हमने बात की कि क्षार का वर्गीकरण, क्षार के वर्गीकरण के लिए क्या लिखोगे, जिनके पास नेगेटिव स्पीसीज है, नेगेटिव चार्ज हो। फिर हमने बात की सेकंड, जिनके पास लोन पेयर युक्त स्पीसीज हो। जिनके पास लोन पेयर होगा वो भी क्या करेगी, उदासीन स्पीसीज है, और इजीली क्या कर देगा, लोन पेयर को डोनेट कर देगा। अब बात करते हैं इसकी कमियां की। कमियां क्या हो सकती है लुईस की, तो लुईस की कमियों की अगर हम बात करें तो लुईस की जो अवधारणा थी काफ़ी विचलित, ये कहते काफ़ी बड़ी थी। लुईस की जो अवधारणा थी वो काफ़ी बड़ी थी, और इसके अंदर हम बात करें तो लुईस ने क्या कहा, या लुईस की जो अवधारणा थी वो काफ़ी बड़ी थी, या इसने अपने में ये कह दें कि इसने अपनी जो अवधारणा है उसमें ये तो बता दिया कि भाई लोन पेयर युक्त है, स्पीसीज है, लेकिन इसने उपसह संयोजक यौगिक, तो कोवेलेंट बॉन्ड वगैरह है, या ये कह दें उपसह संयोजक यौगिक क्या होगा, उदासीनीकरण क्या होगा, इन सब के बारे में भी बताया। लेकिन अभिक्रिया जो है, आप ये कहते हैं अम्ल क्षार का जो अभिक्रिया है वो कैसी है, फास्ट है। भाई लुईस के अंदर हमने बात की है कि भाई जो यौगिक न्यून होता है, अष्टक न्यून होता है, वो किसी यौगिक के कंपाउंड के साथ क्या कर सकता है, उपसह संयोजक बॉन्ड बना के अपने अष्टक को पूरा कर सकता है, इलेक्ट्रॉन को ले सकता है। उनके बारे में बता दिया। लेकिन हम ये जानते हैं एसिड और बेस की अभिक्रिया कैसी है, तीव्र है, फास्ट होगी। लेकिन उस अभिक्रिया फास्ट होगी तो हम उसका अध्ययन नहीं कर पाएंगे। इसके बारे में किसने नहीं बताया, इस लुईस ने नहीं बताया। तो इसकी कमी में क्या लिखोगे कि अभिक्रिया की तीव्र होने की जो अध्ययन है, उसकी जो स्टडी है, उसके बारे में लुईस ने कुछ नहीं बताया। तो 2 क्वेश्चन यहाँ पे अपने कंप्लीट हुए। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करेंगे लक्स फ्लड थ्योरी या लक्स फ्लड सिद्धांत। लक्स फ्लड थ्योरी या लक्स फ्लड सिद्धांत के अकॉर्डिंग भी ये कहते हैं लक्स और फ्लक्स फ्लड जो थे उसने अम्ल और क्षार के बारे में क्या बताया, तो ये कहें लक्स फ्लड ने अम्ल और क्षार के बारे में क्या कहा, उसकी बात करनी है। तो इसके अंदर क्या कहोगे,
वही एसिड और बेस है। तो इसने बताया था ऑक्साइड आयन के बारे में, ऑक्साइड आयन के बारे में बताया। तो लक्स फ्लड ने किसको बेस माना? इस ऑक्साइड आयन को, कि ऑक्साइड आयन को क्या कर सकता है, या तो ग्रहण कर सकता है या फिर एक्सेप्ट कर सकता है। तो इसके अंदर हम बात करें तो जैसे हमने लुईस के अंदर देखा था कि जो ऑक्साइड आयन को या जो इलेक्ट्रॉन युग्म को ग्रहण करता है वो हमेशा अम्ल है और जो डोनेट करता है वो क्षार है। ये भी क्या कह रहा है? ऑक्साइड आयन एक तो क्या होगा? डोनर, और एक ऑक्साइड आयन को क्या करेगा? एक्सेप्टर। तो एक्सेप्टर एंड डोनर की बात की जाए तो एक्सेप्ट करता है, डोनेट करता है। तो ये कह रहा है ऑक्साइड आयन को जो डोनेट करेगा या ऑक्साइड आयन देगा वो हमेशा क्या कहलाएगा? क्षार कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा? बेस कहलाएगा। और जो ऑक्साइड आयन को एक्सेप्ट करेगा वो क्या कहलाएगा? एसिड कहलाएगा। किसने बताया? लक्स फ्लड ने बताया। लक्स फ्लड ने क्या कहा कि वह यौगिक जो ऑक्साइड आयन को एक्सेप्ट करता है वो हमेशा एसिड कहलाता है, और वह यौगिक जो ऑक्साइड आयन को डोनेट करता है वो हमेशा बेस कहलाता है। अब बात की जाए एसिड और बेस की, हमने चर्चा की, एसिड और बेस की हमने बात कर ली कि जो डोनेट कर रहा है, जो एक्सेप्ट कर रहा है, उसी के अकॉर्डिंग एसिड और बेस हो जाएगा। अब बात करें कुछ यौगिक के कुछ एग्जाम्पल हम लेते हैं जिनमें क्या कह सकते हो कि भाई ऑक्सीजन दे भी सकता है और ऑक्सीजन ले भी सकता है। तो मेरे पास जैसे मैंने ये कहा कि CaO क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड। इस कैल्शियम ऑक्साइड की मैंने रिएक्शन करवाई, इसने क्या दिया? Ca+2+O- दे दिया। अब ये कह दो इसने क्या किया है? ऑक्साइड आयन को डोनेट किया है। ऑक्साइड आयन को डोनेट किया तो ये अपने पास क्या है? ये कह दे ऑक्साइड आयन को डोनेट कर रहा है, ये ऑक्साइड आयन को डोनेट कर रहा है। नेक्स्ट अभिक्रिया की बात करूं, SO3- इसके इस अभिक्रिया में SO3- और हमने क्या कर दिया? O- को ऐड करवाया, क्या बन गया? SO4-। तो यहां तो इसने क्या किया? एक्सेप्ट किया। यहां इसने क्या कर दिया? डोनेट किया। तो हमने लिखा जो ऑक्साइड को डोनेट करता है, जो ऑक्साइड आयन को देता है वो हमेशा क्या कहलाएगा? क्षार कहलाएगा। जो ऑक्साइड आयन लेता है वो हमेशा क्या कहलाएगा? एसिड कहलाएगा। किसके अकॉर्डिंग है ये? लक्स फ्लड थ्योरी के अकॉर्डिंग है। लक्स फ्लड ने किसको बेस माना है? इस ऑक्साइड आयन को बेस माना कि जो ऑक्साइड आयन को डोनेट करता है, मतलब देता है, जैसे कैल्शियम और ऑक्सीजन बाहर निकल गई तो ये जो दे रहा है ये क्या कहलाएगा? हमेशा क्षार कहलाएगा। और जो लेता है ऑक्सीजन को वो हमेशा क्या कहलाएगा? अम्ल कहलाएगा। तो हमने एग्जाम्पल लिख लिए दोनों। अब बात करते हैं एसिड और बेस की। भाई एसिड और बेस के बारे में हमने लक्स फ्लड के बारे में देख लिया, या लक्स फ्लड में देख लिया कि भाई लक्स फ्लड ने क्या कह दिया था कि जो ऑक्साइड आयन देता है या ऑक्सीजन लेता है। अब ये कह दें कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनमें ऑक्सीजन देने की प्रवृत्ति भी होती है और ऑक्सीजन लेने की प्रवृत्ति भी होती है। जैसे कि हमने प्रोटॉन के बारे में देखा, जो प्रोटॉन ले भी सकता है और प्रोटॉन दे भी सकता है, उसको क्या कहा था? उभय प्रोटोनिक पदार्थ कहा था, या उभय प्रोटोनिक विलायक कहा था। यह कह रहा है कि कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो ऑक्साइड आयन या ऑक्सीजन को दे भी सकते हैं और ऑक्सीजन को ले भी सकते हैं। तो उन्हें भी क्या कहोगे? उभयधर्मी कहलाओगे। उन्हें क्या कहोगे? उभयधर्मी कहेंगे। उन्हें क्या कहोगे? उभयधर्मी कहोगे। तो मेरे पास जैसे मैंने लिखा है ZnO+O, ZnO+O क्या बन जाएगा? ZnO2। इसने क्या किया है? ऑक्सीजन को लिया है, एक्सेप्ट किया, तो ये क्या बन गया? अम्ल बन गया। दूसरा मैं कह दूं ZnO जो है वो क्या कर देगा? Zn+2 और O- के रूप में बाहर निकल गई। Zn+2 और O- के रूप में बाहर निकल गई। अब बात की जाए Zn+2 मैंने निकाल दिया और O- को मैंने बाहर निकाला, मतलब जिंक से क्या निकल गई? ऑक्सीजन को बाहर निकाल। जैसे ही ऑक्सीजन को मैंने डोनेट किया ये क्या बन गई? क्षार बन गई। ऑक्सीजन को डोनेट करने वाला क्षार, ऑक्सीजन को एक्सेप्ट करने वाला अम्ल। तो ये बात हो गई। अब बात करते हैं इसकी कमी क्या है। इसकी कमी की बात की जाए तो लक्स फ्लड थ्योरी जो है वो किसी के ऊपर भी लागू नहीं होती। नॉर्मली हम ये कह सकते हैं लक्स फ्लड की थ्योरी जो है वो किसी के ऊपर लागू नहीं होती, क्योंकि ये जो है वो केवल सैद्धांतिक है, प्रैक्टिकली नहीं है। इस थ्योरी की बात की जाए तो ये केवल और केवल सैद्धांतिक है, प्रैक्टिकली इसमें कुछ नहीं है। तो यहाँ से हमने बात कर लक्स फ्लड थ्योरी। लक्स फ्लड थ्योरी जो है वो याद रखना है, अगर पूछ लिया जाता है तो ये ऑक्साइड आयन के लिए कहा गया कि जो ऑक्साइड आयन को डोनेट करता है वो बेस का काम करेगा, जो ऑक्साइड आयन को एक्सेप्ट करता है वो हमेशा एसिड का काम करता है। कुछ रिएक्शन देख लिए हमने, एग्जाम्पल देख लिए, 3 हमने यहाँ पे क्वेश्चन देख लिए। कौन कौन से देखे उनकी बात की जाए तो पहला अपना था ब्रोंस्टेड लोरी सिद्धांत,
दूसरा था अपने पास लुई सिद्धांत, तीसरा था अपने पास लक्स फ्लड थ्योरी या लक्स फ्लड सिद्धांत। अब बात करें नेक्स्ट एग्जाम्पल या नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा अपना, तो ये तो हमने बात कर ली 3 क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है एग्जाम में आने की दृष्टि से, इसको एग्जाम में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के रूप में हम इसको काम में ले सकते हैं। अब बात करें नेक्स्ट अपने जो क्वेश्चन होंगे उनकी हम लेते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से। कोऑर्डिनेशन, ये तो कौन से हम चैप्टर से थे, एसिड और बेस से थे। अब बात करेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में सबसे पहले ये कहें कि प्रकाशिक संभाव्यता या अष्टफलकीय यौगिकों में प्रकाशिक संभाव्यता क्या होती है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन क्या है कि अष्टफलकीय यौगिकों में प्रकाशिक समावयवता। तो सबसे पहले तो बात की जाए अष्टफलकीय यौगिकों की कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी होती है, 6 होती है। तो हम ये कह सकते हैं ये 3 प्रकार की अपने पास समावयवता शो करता है। पहली बात करें तो MAA का होल थ्राइस, दूसरी हम बात करें MA2B2 या ये कह दें MAA का होल ट्वाइस B2। तीसरा हम ये कह दें या थर्ड जो एग्जाम्पल होगा वो क्या कहलाएगा, पहला हमने क्या लिखा MAA का होल थ्राइस, कहने का मतलब टोटल जो होंगे वो कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। फिर हमने लिखा MAA2, ये कितने हो गए 4 और B2 6। थर्ड हम बात करें या थर्ड हम बात कर ले तो इसके अंदर मैं लिख सकता हूँ भाई ये तीनों समान थे, इसमें हमने क्या लिखा है 2 समान है 1 अलग है। तीसरा मैं कह दूँ तीनों ही क्या है, अलग अलग है, तीनों ही क्या है, अलग अलग है। क्या लिख दोगे, A2 लिख दोगे, B2 लिख दोगे, C2 लिख दोगे। तो ये अपने पास क्या हो गए कि भाई अष्टफलकीय यौगिकों में प्रकाशिक समावयवता देखनी है तो इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। अष्टफलकीय यौगिक है तो ये क्या करेंगे, कोई ना कोई कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करेंगे, कोई ना कोई मेटल इनसे जुड़ी हुई होगी। तो ये सबसे पहले हम बात करेंगे MAA का होल थ्राइस। MAA का होल थ्राइस, इसका मतलब हम ये कह रहे हैं कि यहाँ से जो मेटल से जुड़ने वाले समूह होंगे वो कैसे होंगे, समान होंगे। तो मैं लिख रहा हूँ मेटल से जोड़ने वाला जो समूह है, या M की जगह क्या लिखना है, कोई ना कोई मेटल लिखना है, A की जगह क्या है, इनसे जुड़ने वाले कोई लिगेंड में लिखने हैं। तो सबसे पहले इसकी में जो एग्जाम्पल होगा वो क्या लिखेंगे, COEN का होल थ्राइस, COEN का होल थ्राइस। अब बात करें, ये तो क्या अपने पास सेंटर एटम है CO, सेंटर एटम से जुड़ने वाला जो समूह है वो क्या कहलाएगा, CO हो गया। CO क्या है, सेंटर एटम, सेंटर एटम से कौन जुड़ेगा, EN। तो यहां हमने बात की थी A और A दोनों क्या है, समान है, A और A क्या है, समान है। तो मैं कह दूं A और A अगर अपने पास समान है तो इसको किस प्रकार से लिखोगे, तो यहां हम ये लिखें कि C और C जो दोनों समान है अपने पास, उनको किस प्रकार शो करूं कि पहले बॉन्ड मेरा इस तरीके से, दूसरा यहां से, तीसरा यहां और चौथा यहां। 2 बॉन्ड अपने पास यहां से बाहर निकलेंगे तभी ये क्या हो पाएगी, अष्टफलकीय स्ट्रक्चर हो पाएगी। तो मैं ये कह दूं EN को हमने ऐड किया तो एक EN तो यहाँ से, तो ये तो इसके साथ में और ये इसके साथ में जुड़ गया। दूसरा EN में लिख दूं यहाँ पे, तो मेरा एक EN इसके साथ में, एक EN इसके साथ में, ठीक है। तीसरा EN मैंने यहाँ लिखा तो ये एक EN इसके साथ में और एक EN इसके साथ में। तो अपने पास क्या है, CO समूह है, CO के साथ में क्या जुड़ा है, 2-3 EN समूह जुड़े हैं। 3 का मतलब क्या हो गए कि भाई 2 बॉन्डों से एक EN जुड़ा है। तो इस और इस बॉन्ड से एक, 2 यहाँ पे और तीसरा यहाँ पे। ये तो क्या हो गया, फर्स्ट एग्जांपल है प्रथमता अष्टफलकीय यौगिकों में प्रकाशिक समावयवता की हम बात कर रहे हैं। तो इसमें क्या लिख सकते हो कि मेटल से जुड़ने वाले जो लिगेंडिंग समूह है या मेटल से जुड़ने वाला समूह जो होता है वो समान है। तीनों समूह क्या हो सकते हैं, समान हो सकते हैं। और जो तीनों समूह है वो पास पास वाले जो यहाँ और यहाँ मतलब पास पास में जुड़े होते हैं, पास वाले बॉन्ड से ही क्या करते हैं, बॉन्डिंग बनाते हैं। तो इन दोनों बॉन्डों ने अपने बॉन्डिंग बनाई, EN को ऐड कर लिया, इन दोनों ने बॉन्डिंग बनाई, EN को ऐड कर लिया, इन दोनों ने बॉन्डिंग बनाई, EN को ऐड कर लिया। अब यहाँ से अपने पास पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि मैं जिस प्रकार इसको और इसको मैंने EN में ऐड किया है तो मैं यहाँ EN को ऐड करते यहाँ और यहाँ से जोड़ सकता हूँ। लेकिन थर्ड ये EN जो है वो यहाँ और यहाँ से नहीं जुड़ सकता, क्योंकि इन दोनों के मध्य जो दूरी है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी, 1 और 2 का गैप हो जाएगा, 2 बॉन्ड अपने पास गैप हो जाएगा। इसलिए हम इन दोनों को, इसको यहाँ पे और इसको यहाँ पे ऐड कर देंगे। ये तो अपने पास फर्स्ट आया कि भाई COEN का होल थ्राइस हमने ऐड कर लिया। दूसरा क्या कहता है, MAA2B2, MAA2B2 कहने का मतलब 2 तो क्या हो जाएंगे, समान हो जाएंगे जैसे हमने इसमें लिया। तीसरा अपने पास क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। तो इसका एग्जाम्पल की हम बात करें, EN की जगह में मान लीजिए मैंने क्या लिया, एक तो मैंने ले लिया EN, इसको तो लिख दिया होल ट्वाइस। दूसरा क्या लिखा, Cl2,
इसको क्या लिख दिया Cl2। दो तो क्या है समान है, दो तो क्या है समान है, और दो अपने पास क्या है Cl है। तो मान लीजिए हमने लिख दिया यहाँ भी Cl और यहाँ भी Cl, तो दो हमने क्या ऐड कर दिया, क्लोरीन आयन को ऐड कर दिया। अब बात कर रहे हैं, पहले हमने क्या लिखा, CO मेटल थी, इसके साथ में दोनों जो समूह जुड़े हैं उनमें हमने ये लिखा कि EN समूह जो है वो क्या है समान है, और कितने हैं, दो। अब बात करें एक EN और एक EN दोनों को हमने यहाँ शो किया है और दो क्लोरीन को हमने नीचे शो कर दिया। तो यहाँ जो सेंटर एटम है, सेंटर एटम से जुड़ने वाले जो समूह हैं उनकी संख्या क्या है, होने को 4 है, क्योंकि दो जो लिगेंड है वो 2 बॉन्ड से जुड़े हैं। तो इधर 2 बॉन्ड से 2 एक जुड़ गया, इधर 2 से क्या जुड़ गया, एक, तो 2 तो ये हो गए और 2 ये हो गए, तो 4 हो गए। थर्ड की हम बात करें तो अपने पास क्या है Ma2B2C2, कहने का मतलब मेटल से जुड़ने वाले जो समूह होंगे वो सारे के सारे क्या हैं, अलग अलग। मेटल से जुड़ने वाले जो समूह हैं वो सारे के सारे क्या होंगे, अलग अलग होंगे। तो क्या लिख सकते हो, COEN का होल ट्वाइस, EN भी कितने हैं, 2, Cl2 का होल ट्वाइस, और हम बात कर लें नेक्स्ट NH3 का होल ट्वाइस। भाई ये भी सारे के सारे क्या हैं, 2 2, तो NH3 भी कितना हो गया, 2, Cl2 भी 2 है और En2 भी 2 है। सबसे पहले क्या लिखोगे, CO, यहां से मैं लिख दूं कि मेरे पास En है, एक En यहाँ पे, एक En यहाँ पे, क्लोरीन यहाँ पे, क्लोरीन यहाँ पे, और NH3 और NH3। कहने का मतलब सेंटर एटम से जुड़ने वाले जो समूह हैं वो सभी के सभी क्या है, समान, या ये कहते हैं 2 2 क्या है, समान है, 2 2 क्या है, समान है, जिनकी हमने बात की। अब बात करें सभी के सभी क्या होते हैं, प्रकाशिक समावयवी होते हैं, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को शो करते हैं। प्रकाशिक समावयवता की बात की जाए तो यहाँ ये कहे प्रकाशिक समावयवता के अंदर हम क्या लिख सकते हैं कि भाई ये समूह क्या होते हैं, एक दूसरे के मिरर इमेज होते हैं। तो मैं कहूँ मिरर इमेज हमें देखनी है तो किस प्रकार लिखोगे, तो मिरर इमेज देखने के लिए इसको किस प्रकार लिखते हैं, सबसे पहले क्या कर रहा है, EN समूह कितने हैं, 2, तो ये EN 2 है वो पहले की तरह अपने पास इस बॉन्ड पे और इस बॉन्ड पे शिफ्ट कर देता हूं। यहाँ मेरे पास क्या है NH3 और इसके पास भी क्या है NH3, यहाँ Cl और यहाँ Cl, ये अपने पास हो गई। जैसे ही मैं इसकी मिरर इमेज बनाता हूं, अब हम जानते हैं मिरर इमेज बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, मिरर इमेज बनाएंगे तो E समूह जो है उधर चला जाएगा, तो यहां से तो क्या बन गया EN, जो क्लोरीन आयन है वो इधर आ जाएंगे, तो यहाँ अपने पास क्या आ जाएगा Cl और Cl, और NH3 तो अपने पास यहीं पे है, तो NH3 इधर और NH3 इधर, कोई चेंजेस नहीं है। मिरर इमेज हमने देखा। तो अष्टफलकीय यौगिकों में प्रकाशिक समावयवता की हमने बात की। प्रकाशिक समावयवता, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की हम चर्चा करें। प्रकाशिक समावयवता क्या होती है, जो जिसके अंदर यह कहते हैं दर्पण, जो मिरर इमेज है वो पाई जाती है, ठीक है। तो हमने देखा कि मिरर इमेज पाई जाती है। फिर हमने एग्जाम्पल इसके जो प्रकाशिक समावयवता के अंदर अष्टफलकीय यौगिक है उनको 3 भागों में डिवाइड किया गया। 3 भागों में हमने बात कर ली, MAA का होल थ्राइस, MAA का होल ट्वाइस, B2, Ma2B2C2। कहने का मतलब यदि जुड़ने वाले समूह क्या हो, समान हो, यदि जुड़ने वाले समूह में 2 तो क्या हो, समान, और 2 क्या हो, अलग हो। फिर हमने बात की जुड़ने वाले समूह जो है सारे के सारे क्या हो, अलग अलग। अब अलग अलग का मतलब हम ये लिख सकते हैं कि यहाँ पे हमने क्या लिया है C2, मतलब जो C टाइप के जो होंगे वो 2 होंगे। B2 का मतलब यहाँ B भी क्या होंगे, 2 होंगे, और A का मतलब भी क्या होंगे, 2 होंगे। जबकि यहाँ A और A की बात की जाए तो A और A जो है वो क्या होंगे, 2 बॉन्ड बनाएंगे, मतलब एक समूह जो है वो 2 बॉन्ड बनाएगा। जैसे हमने यहाँ शो कर रखा है भाई EN ने क्या किया, ये बॉन्ड भी और ये बॉन्ड भी बनाया। तो इस प्रकार से क्या लिख सकते हो, अष्टफलकीय यौगिकों में प्रकाशिक समावयवता को शो कर सकते हो। अष्टफलकीय यौगिकों में प्रकाशिक समावयवता शो कर सकते हो। इसके बाद हम बात करें किलेट, या कहते हैं किलेटरिंग क्या होती है, किलेटीकरण क्या होता है। तो सबसे पहले बात करें किलेटीकरण की या किलेट रिंग की। सबसे पहले बात करें किलेट जो है वो क्या कहता है, किलेट बनता किस प्रकार से है। किलेट रिंग बनाने के लिए हम ये कह दें कि वह स्पीसीज जिसमें क्या हो, एक से ज्यादा डोनर समूह हो, और वो क्या करे, सेंटर एटम से जुड़े हुए हो। एक से ज्यादा तो क्या हो, समूह हो, और वो किससे जुड़े हो, किसी सेंटर एटम से जुड़े हो। अब बात करें जैसे कि कोई कंपाउंड यौगिक है वो सेंटर एटम से जुड़ा हुआ है, सेंटर एटम से जुड़ा हुआ है। बात करें सेंटर एटम से किस प्रकार जुड़ेगा, जैसे कि हम बात करें किलेटीकरण की। भाई मेरे पास ये CO समूह है, इधर वाला आके इधर जुड़ जाए, इधर से भी आके इधर जुड़ जाए, ये भी इधर जुड़ जाए और ये भी इधर
जुड़ जाए। तो इनसे जो रिंग बनेगी वो तो क्या कहलाएगी, किलेटीकरण कहलाएगी। लेकिन या ये कह दें ये रिंग तो क्या कहलाएगी, किलेट कहलाएगी, लेकिन इस प्रोसेस को क्या कहोगे, किलेटीकरण। तो अपने पास यहाँ से लिख सकते हैं किलेट रिंग, या तो किलेट लिख सकते हो या किलेटीकरण भी लिख सकते हो, या तो किलेट लिख सकते हो, किलेटीकरण भी लिख सकते हो। तो हमने बात की सेंट्रेटम जो है इसमें क्या लिखोगे कि बहुदंतुक मतलब एक से ज्यादा जो लिगेंड है या बहुदंतुक लिगेंड जिनमें एक से अधिक क्या होते हैं, दाता परमाणु होते हैं। बहुदंतुक लिगेंड जिनमें एक से अधिक दाता परमाणु होते हैं, तो बहुदंतुक लिगेंड है और उनमें क्या है, एक से अधिक दाता परमाणु भी है। जो दोनों एटम है वो क्या है, एक से ज्यादा है, तो धातु के साथ जुड़कर क्या करते हैं, एक रिंग का निर्माण करते हैं। हम क्या लिख सकते हैं, एक यह कहते हैं बहुदंतुक लिगेंडों में एक से अधिक क्या है, दाता परमाणु है। बहुदंतुक लिगेंड पहले से उसमें क्या है, एक से अधिक दाता परमाणु है, तो क्या करते हैं, एक रिंग का निर्माण करते हैं। उस रिंग को हम क्या कहते हैं, किलेट कहते हैं, और उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, किलेटीकरण कहते हैं। अब बात की जाए कि 5 मेंबर्ड एंड 6 मेंबर्ड जो किलेटीकरण रिंग है, 5 मेंबर्ड और 6 मेंबर्ड की जो किलेट रिंग है वो क्या हो जाती है, ज़्यादा स्टेबल होती है। किलेट वाला है क्या होती है, मोर स्टेबल होती है। कब, जब किलेट जो है या तो 5 मेंबर या 5 मेंबर की हो या फिर 6 मेंबर की हो। तो ये लिख सकते हो 5 मेंबर व 6 मेंबर की जो किलेट रिंग है वो ज़्यादा स्टेबल होती है। अब ये कहें 5 मेंबर और 6 मेंबर कैसी हो गई, तो इसकी बात करते हैं। सबसे पहले मैं कह दूं 5 मेंबर और 6 मेंबर को कैसे लिखोगे, CONH3 का होल 6। यहां से बात करें CO से जुड़ने वाले जो दोनों एटम कितने हैं, 6 हैं। कहने का मतलब बनने वाली जो किलेट रिंग होगी वो कैसी होगी, 6 से। मतलब सेंटर एटम यहां होगा तो 1 2 3 4 5 और 6 यह बनेगी एक रिंग। इस से जुड़ने वाले जो 6 समूह है वो तो सारे के सारे क्या कहलाएंगे, किलेट रिंग। ये रिंग तो क्या कहलाएगी, किलेट रिंग कहलाएगी। इनसे जुड़ने वाले जो समूह होंगे वो क्या कहलाएंगे, दाता समूह कहलाएगा। और ये क्या है, एक बहुदंतुक लिगेंड है। बहुदंतुक लिगेंड है जिनमें क्या है, एक से अधिक क्या है, दाता परमाणु है। CO समूह से जुड़ने वाले समूह क्या है, NH3 की संख्या कितनी है, 6। अब ये कह रहे हैं 6 NH3 एक समूह से जुड़ा है, तो इसका मतलब ये कैसा है, 6 मेंबर्ड है। ये कैसा है, 6 मेंबर है। अब बात करें इसी को मैं आगे बढ़ा दूं तो मैंने सेकंड एग्जांपल लिया COEN का होल थ्राइस। इसमें भी +3 है, इसमें भी +3। अब बात की जाए यहाँ पे क्या है, केवल 3 है जबकि यहाँ 6 है। तो इन दोनों का कंपैरिजन करें तो ज़्यादा स्टेबल कौन होगी, 6 मेंबर्ड रिंग। तो यहाँ से ये कह सकते हो कि ये जो रिंग होगी वो ज़्यादा क्या है, स्टेबल है, मोर स्टेबल है। तो किलेटीकरण रिंग में 6 मेंबर या 5 मेंबर की जो सदस्य 5 या 6 मेंबर जो वलय है या सदस्य होगी, रिंग होगी, सदस्य रिंग होगी, वो क्या होगी, ज़्यादा स्टेबल होगी। तो CONH3 में कितने हैं, 6 हैं। EN में कितने हैं, 3 हैं। तो दोनों की कंपेरिजन किया जाए तो ये 6 वाला जो सदस्य है वो क्या होगा, ज़्यादा स्टेबल होता है या मोर स्टेबल होता है। तो यहाँ तक अपने पास जो किलेटीकरण हो चुका। अष्टफलकीय यौगिकों में प्रकाशिक समावता की हमने चर्चा कर ली। इससे पहले हमने 3 क्वेश्चन देख लिए थे, लुईस अम्ल के, लक्स फ्लड और ब्रोंस्टेड लोरी की। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो अपने पास क्या दे रखा है, कोई लिगेंड दे रखे हैं, कोई लिगेंड दे रखा है। इन लिगेंडों का अगर हमारे पास नामकरण पूछ लिया जाए, मैंने का मतलब यदि कोई लिगेंड दे दिया और उससे पूछा जाए कि उसका नाम लिखो तो वो किस प्रकार लिखते हो, नामकरण पूछ लिया जाए तो वो किस प्रकार लिखते हो, तो उसकी भी हम चर्चा करेंगे। तो चलिए बात करते हैं नामकरण की। अगर अपने पास कोई एग्जाम्पल दे रखा है और पूछ ले नामकरण करो तो वो कैसे करेंगे। कई बार पूछ लिया जाता है कि नामकरण करें। तो यहाँ से किलेटीकरण हो चुका। किलेटीकरण क्या कहता है, बहुदंतुक लिगेंडों में एक से अधिक क्या हो, दाता परमाणु हो और वो क्या करे, किसी न किसी रिंग का निर्माण करता हो, क्या कहलाएगा, किलेटी रिंग या किलेटीकरण कहलाएगा। बहुदंतुक लिगेंड है और क्या कहलाएगा, किलेटीकरण या किलेट रिंग कहलाएगा। अब हमें बात करनी है किसी एग्जाम्पल की, या ये कह दे कि अपने पास कोई जो कंपाउंड दे रखा है उसका हमें क्या करना है, नामकरण करना है। कोई कंपाउंड दे रखा है उसका हमें क्या करना है, नामकरण करना है। तो सबसे पहले मैं बात करूं नामकरण करने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए कि भाई लिगेंड कौन सा है, मेटल कौन सी है। तो मेटल का नाम हमेशा सबसे लास्ट में करते हैं।
भाई मेटल जो है वो कॉम्प्लेक्स के बाहर अगर कोई दे रखा है उसका नामकरण बाद में, जबकि कॉम्प्लेक्स के अंदर कोई मेटल है तो उसका नामकरण सबसे लास्ट में लिखते हैं, और जो लिगेंड जुड़े होते हैं उसका नामकरण पहले लिखते हैं। तो अपने पास ये कह सकते हैं कि भाई मेटल के साथ साथ क्या जुड़ा हो सकता है, कोई लिगेंड भी जुड़ा हो सकता है। मेटल के साथ क्या हो सकता है, कोई लिगेंड भी जुड़ा हो सकता है। तो सबसे पहले एग्जांपल लिखें कि भाई कौन सी मेटल है और किसके साथ जुड़ी हुई हो सकती है। कोई मेटल है वो किसके साथ जुड़ी हुई हो सकती है। सबसे पहले मेटल का नाम लिखना है। तो अपने पास जैसे मान लीजिए मेरे पास एग्जांपल ले रखा है मैंने, क्रोमियम NH3 का होल 6, ये क्या है Cr, इसको बोलते हैं क्रोमियम। फिर हमने क्या लिखा, NH3 का होल 6, फिर मैंने लिखा है CO NH3 का होल 6। डिफरेंस क्या है, यहां मैंने क्रोमियम लिया है, यहां मैंने क्या लिया, कोबाल्ट लिया। बात की जाए दोनों ही क्या है, लिगेंड है, या कहते दो अपने पास क्या है, ये कब दो हमने क्या लिए, कंपाउंड लिए। अब इस दोनों का क्या करना है, साथ में नामकरण करना है। तो सबसे पहले क्या करोगे, इस वाले का लिखो या इस वाले का लिखो। NH3 6, यहाँ पे NH3 6, तो क्या लिखोगे, पहले NH3 को बात कर लेते हैं। पहले क्या लिख देते हैं, NH3 इस वाले का लिखते हैं। पहले क्या है, हेक्सा, क्या है NH3, NH3 को क्या कहते हो, NH3 की बात की जाए तो सॉरी यहां हम लिखते हैं साइनाइड लिख लेते हैं। Cn का 6 है, Cn का भी क्या है 6 है। अमोनिया, हेक्सा, फिर क्या है अमोनिया, अमोनिया। क्रोमियम को क्या कहोगे, क्रोमिनेट, या ये कहते क्रोमिएट कहोगे, या कहते क्रोमियम। अगर अपने पास आगे वाला समूह भी दे रखा है तो क्या लिख दोगे, क्रोमियम। क्रोमियम के साथ इसकी क्या लिख दोगे, ऑक्सीडेशन स्टेट। तो यहां से क्या हो जाएगा, क्रोमियम थर्ड। फिर क्या लिखोगे, हेक्सासाइनो, हेक्सासाइनो, ये क्या है, CO को क्या कहते हो, कोबाल्ट। तो ये क्या बन जाएगा, कोबाल्ट को क्या लिख दोगे, कोबाल्ट को लास्ट में पास अगर कोई मेटल दे रखी है तो उसको क्या लिखोगे, 8 लगाओगे। तो कोबाल्ट से क्या बन जाएगा, कोबाल्टेट, कोबाल्टेट और थर्ड। सबसे पहले हमने क्या लिखा, हेक्साएमिन, मतलब किसी भी मेटल से जुड़ने वाले जो लिगेंड है वो कितने हैं। तो यहां से हम बात करें NH3 की संख्या कितनी है, 6। तो क्या लिखा, हेक्सा। फिर क्या है अमोनिया, ये क्या है अमोनिया, तो हेक्सा अमोनिया। फिर क्या है अपने पास, क्रोमियम, जो अपने पास ये मेटल है उसका नाम लिखा क्रोमियम, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट थर्ड। फिर क्या दे रखा है, नेक्स्ट वाले का नाम लिखो, कितना है 6, हेक्सासाइनो, ये साइनो। फिर क्या है कोबाल्ट, तो कोबाल्ट को क्या लिखोगे, कोबाल्टेट के रूप में, और लास्ट में क्या लगा दोगे, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो गई, 3। इस प्रकार से हमें नामकरण करना है। कहने का मतलब यदि मेटल से जुड़ा हुआ कोई लिगेंड है तो सबसे पहले लिगेंड का नाम, उसके बाद मेटल का नाम, और उसके बाद क्या लिखोगे, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट। अगर अपने पास एक ही लिगेंड जुड़ा है, एक ही कॉम्प्लेक्स दे रखा है, तो सबसे लास्ट में जब मेटल लिखते हो, मेटल के नाम क्या क्या लगा दोगे, 8 लगा दोगे। कोबाल्टेट, क्रोमिएट, क्रोमेट, मैग्नी जो अपने पास है, कोपरेट। इस प्रकार से हम क्या लगा देंगे, लास्ट में 8 लगा के लिख देंगे, और उसके बाद उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट को भी शो कर देंगे। नेक्स्ट हम बात करें, अगर इसी के साथ में कह दूं अपने पास नेक्स्ट एग्जांपल ये है, वो क्या है, निकिल NH3 का होल ट्वाइस, Br2 और Cl। ये मेरे पास क्या है, कोई कॉम्प्लेक्स है, Br2 Cl मेरे पास क्या है, कॉम्प्लेक्स है। सबसे पहले क्या है, निकिल, अमोनिया, ब्रोमीन, क्लोरीन। अब बात की जाए इसका नामकरण हमें करना है। यदि कॉम्प्लेक्स के अंदर लिगेंड केवल एक ही है तब तो हम क्या कर देते हैं, क्योंकि इनकी संख्या देख के उसका नामकरण कर देते हैं। लेकिन वही अपने पास जैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर हम नामकरण करते हैं, वैसे यहाँ करना है। जो अंग्रेजी वर्णमाला के अकॉर्डिंग पहले आएगा उसका नामकरण पहले। सबसे पहले बात करें, ये तो क्या है एमीन, तो ए, ये क्या है ब्रोमीन, और ये क्या है क्लोरीन। तो ABC के अकॉर्डिंग नामकरण करोगे। सबसे पहले अमोनिया कितने हैं, अमोनिया कितने अपने पास, 2। तो क्या लिखोगे, डाई एमिनो, डाई एमिनो, डाई एमिनो, डाई ब्रोमो, डाई एमिनो, डाई ब्रोमो। फिर ये लिख दोगे क्लोरो। फिर क्या है निकिल, और निकिल को क्या लिखोगे, निकलेट, या निकिल को निकिल लिखे, निकिल, और इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी, 2। डाई एमिन, या अपने पास निकिल जो है वो इसमें ये लिख दें कि अगर अपने पास Br2 की मैं Br लेता हूँ तो यहाँ से डाई हट जाएगा, और अगर Br की जगह Br2 लगा दूंगा तो डाई लगा देंगे। तो डाई एमिनो ब्रोमो क्लोरो
निकिल सेकंड। ये अपने पास क्या हो जाएगा, इसका नामकरण हो जाएगा। तो पहला एग्जांपल हमने क्या लिया, हेक्साएमिनो क्रोमियम थर्ड, हेक्सासाइनो कोबाल्ट थर्ड। अगर अपने पास ये आ जाए, या तो कई बार जैसे कुछ एग्जाम्पल दे दिया जाता है और नामकरण पूछ लिया जाता है, या फिर कई बार ये होता है कि पहले से हमें क्या दिया रखा हो, नामकरण दे रखा हो, नाम दे रखा है, हमें क्या करना है, उसका एग्जाम्पल बनाना है या उसका फॉर्मूला लिखना है। सबसे पहले क्या करोगे, इसकी बात करें, हेक्साएमीन, एमीन का मतलब क्या हो गया, अमोनिया। कितने हैं, 3 है, सॉरी 6 है, हेक्सा लिखा है। ये कह रहा है 6 अमोनिया के साथ क्या जुड़ा है, क्रोमियम, तो मैंने लिख दिया क्रोमियम। इसी के साथ क्या है, एक और है, वो भी क्या कर रहा है, हेक्सासाइनो, कहने का मतलब Cn का क्या है, 6 है, और क्या है, कोबाल्टेट, और क्या लिख दोगे, कोबाल्ट। ये लो अपना आपने एग्जाम्पल लिखा। इस प्रकार से भी अपने पास नामकरण पूछ सकता है। ठीक है, तो यहां से हम बात करें कि या तो अपने पास क्या दे रखा है, या तो एग्जाम्पल खुद दे रखा हो, या तो फॉर्मूला दे रखा है और इसका नाम पूछ लेता है, या नाम देके हमें क्या पूछ सकता है, फॉर्मूला पूछ सकता है। या तो नाम देके फॉर्मूला पूछ सकता है या फॉर्मूला देके नाम पूछ सकता है। ठीक है, यहां तक अपनी बात हुई। अब आगे हम बात करेंगे, नेक्स्ट अपना जो क्वेश्चन होगा, लेंथेनोइड संकुचन या लेंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन। लेंथेनोइड संकुचन क्या होता है, तो लेंथेनोइड श्रेणी जो होती है वो लेंथेनोइड से ल्यूटेशियम तक चलती है। लेंथेनोइड श्रेणी जो है वो लेंथेनोइड से ल्यूटेशियम तक चलती है, ये हमने बात की, लेंथेनोइड से ल्यूटेशियम तक चलती है। सबसे पहले ये क्या कह रहा है, लेंथेनोइड संकुचन, लेंथेनोइड संकुचन। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि भाई लेंथेनोइड संकुचन होता क्या है, तो ये कह सकते हो कि लेंथेनोइड श्रेणी जो है वो लेंथेनोइड से ल्यूटेशियम तक चलती है, लेंथेनोइड से ल्यूटेशियम तक ही चलती है। और इस श्रेणी के जो तत्व हैं वो कहाँ से कहाँ तक स्टार्ट है, उसकी बात करें तो ये अपने पास 57 से 71 तक का होता है। टोटल जो होते हैं वो कितने हो जाते हैं अपने पास, ये 3A है, 14 हो गए, तो टोटल जो एलिमेंट है वो कितने हो गए, 14। तो 14 एलिमेंट की ये सीरीज है जिसको हम क्या बोलते हैं, लेंथेनोइड सीरीज बोल सकते हो या लेंथेनोइड तत्वबीन को बोल सकते हो। तो ये कहता है कि लेंथेनोइडों के आकार में जैसे जैसे परमाणु क्रमांक बढ़ा दिया जाए, उनका आकार कम होता जाए, तो लेंथेनोइड के जो लेंथेनोइड श्रेणी के जो एलिमेंट हैं उनके आकार में आने वाली जो कमी है, लगातार जो कमी आ रही है, आकार में जो कमी आ रही है वही क्या है, आकार में जो कमी आ रही है वही क्या है, लेंथेनोइड संकुचन है, लेंथेनोइड संकुचन है। ये क्या कहता है कि लेंथेनोइड या लेंथेनोइडों के अंदर उसके आकार में जो कमी आती है, लगातार जो कमी आ रही है, वो कमी क्या है, लेंथेनोइड संकुचन है। अब ये कमी जो है वो किस पर डिपेंड कर सकती है, उनकी हम बात कर लें। या ये कहते हैं लेंथेनोइड संकुचन है वो किसके कारण हुआ है, वो ये जो कमी है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है। तो सबसे पहले हम बात करें लेंथेनोइड को, हमने क्या लिखा, लेंथेनोइडों के आकार में कमी आई, किसके कारण आई, जब हम इस लेंथेनोइड से लेंथेनोइड से जो लेंथेनम है 57 से 71 या लेंथेनोइड की जो श्रेणी है उसके अंदर जाते हैं, तो 57 से आगे बढ़ेंगे तो आकार में क्या आएगी, मतलब इसका परमाणु क्रमांक जो है वो बढ़ता जाएगा। परमाणु क्रमांक है वो क्या हो रहा है, बढ़ेगा भाई। 57 से क्या आया, 58 आया, 59, 60, फिर 61, 62, 63, इस प्रकार से आगे की ओर बढ़ते जाएंगे। तो हमारे जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे परमाणु क्रमांक का मान बढ़ेगा, परमाणु क्रमांक बढ़ेगा, लेकिन उनके आकार में क्या आएगी, कमी आएगी। जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे उनके आकार में कमी आती जाएगी। लेंथेनोइडों के आकार में आई इस कमी को ही क्या कहोगे, लेंथेनोइड संकुचन कहोगे। लेंथेनोइडों के आकार में आई इस कमी को ही क्या कहोगे, लेंथेनोइड संकुचन कहोगे। अब बात करें परमाणु क्रमांक बढ़ेगा, जैसे जैसे परमाणु क्रमांक बढ़ेगा, कहने का मतलब अगर अपने पास परमाणु क्रमांक बढ़ रहा है तो परमाणु पर आवेश भी क्या बढ़ेगा, परमाणु क्रमांक बढ़ेगा तो परमाणु आवेश भी बढ़ेगा, परमाणु का आवेश भी क्या होगा, बढ़ेगा। अब ये कह दे परमाणु क्रमांक बढ़ रहा है, परमाणु की जो संख्या बढ़ रही है तो उसके ऊपर चार्ज भी बढ़ रहा है और आवेश बढ़ेगा, तो हम ये कह सकते हैं नाभिकीय आवेश, यह कहते हैं नाभिक के आवेश बढ़ने पर या नाभिक के आवेश बढ़ेंगे तो उनके ऊपर नाभिक पे लगने वाला जो आकर्षण बल है वो भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। हमने बात की परमाणु क्रमांक बढ़ रहा है, परमाणु क्रमांक बढ़ेगा तो परमाणु का आवेश भी बढ़ेगा, परमाणु का आवेश बढ़ेगा तो नाभिक पे लगने वाला जो आकर्षण बल है, यानी कि नाभिक का आकर्षण बल भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, नाभिक का आकर्षण बल भी क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। यहां से अपनी बात हो गई, परमाणु क्रमांक बढ़ा, परमाणु का आवेश बढ़ा, परमाणु का आवेश बढ़ेगा तो उसके मध्य नाभिकों के मध्य लगने वाला आकर्षण बल है उसका मान भी बढ़ जाएगा। अब ये कह दें
परमाणु क्रमांक बढ़ेगा, परमाणु आवेश बढ़ेगा, नाभिक का आकर्षण बढ़ेगा। आकर्षण की बात की जाए तो उनके मध्य क्या हो रहा है, अट्रैक्शन पावर बढ़ रही है। जैसे जैसे आकर्षण बढ़ता जाएगा आकार में क्या आएगी, कमी आएगी, आकार में कमी आएगी। और हमने अभी यही कहा है कि लेंथेनोइडों के आकार में आई इस कमी को ही क्या कहोगे, लेंथेनोइड संकुचन कहोगे। तो लेंथेनोइड संकुचन क्यों हुआ या लेंथेनोइडों के आकार में कमी क्यों आई, क्योंकि उनका परमाणु क्रमांक बढ़ा। परमाणु क्रमांक बढ़ा तो उनमें परमाणु का आवेश बढ़ गया, परमाणु का आवेश बढ़ा तो उनके मध्य जो नाभिक थे, नाभिकों के मध्य आकर्षण बल क्या हो गया, बढ़ गया। नाभिकों का आकर्षण बल बढ़ा तो उसके आकार में क्या आ गई, लगातार कमी आ गई। और आकार में लगातार कमी आने पर या जो कमी आई है उसी को हम क्या कहते हैं, लेंथेनोइड संकुचन कहते हैं, क्योंकि ये किस श्रेणी का है, लेंथेनोइड श्रेणी का है। तो लेंथेनोइडों की आकार में जो संकुचन हुआ या कमी आई वो क्या हो गई, लेंथेनोइड की, लेंथेनोइड संकुचन कहलाया। तो इसका फर्स्ट पॉइंट तो हमने देख लिया, क्या देखा हमने, नाभिकीय आवेश। दूसरा अपने पास ये कह सकते हैं जो परिरक्षण प्रभाव होता है वो भी इसके ऊपर क्या पड़ता है, डिपेंड कर पड़ता है। परिरक्षण प्रभाव क्या होता है कि किसी भी परमाणु का परिरक्षण प्रभाव की बात कीजिए तो किसी आयन या परमाणु के जो परिधि के भीतर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो और संयोजकता कोष के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनके मध्य क्या पाया जाता है, प्रतिकर्षण पाया जाता है। किस किस के मध्य, एक तो संयोजकता कोष के इलेक्ट्रॉन के मध्य, संयोजकता कोष के इलेक्ट्रॉन, एक तो संयोजकता कोष के इलेक्ट्रॉन और एक परिधि के मध्य इलेक्ट्रॉन। एक परिधि के भीतर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं इन दोनों के मध्य क्या पाया जाता है, प्रतिकर्षण पाया जाता है, प्रतिकर्षण पाया जाता है। और इस रिपल्सन को या प्रतिकर्षण को ही हम क्या कहते हैं, परिरक्षण प्रभाव कहते हैं। इस रिपल्सन को या जो प्रतिकर्षण हुआ है उसी को क्या कहते हो, परिरक्षण प्रभाव कहते हो। तो अपने पास हम पढ़ क्या रहे हैं, लेंथेनोइड संकुचन पढ़ रहे हैं। लेंथेनोइड संकुचन में हम ये कह सकते हैं कि क्या होता है, लेंथेनोइड संकुचन क्या होता है, लेंथेनोइडों के आकार में आई कमी ही क्या है, लेंथेनोइड संकुचन है। और ये आकार में कमी किस किस के कारण आती है, क्योंकि हम ये जानते हैं परमाणु जैसे जैसे लेंथेनोइड के आगे की ओर बढ़ेंगे, भाई 57 से 71 की ओर जाएंगे, लेंथेनोइडों के क्रमांक बढ़ेंगे, परमाणु क्रमांक बढ़ा, परमाणु क्रमांक बढ़ेगा तो परमाणु पर क्या होगा, आवेश बढ़ेगा, परमाणु पर आवेश बढ़ेगा तो परमाणु के नाभिक का जो आकर्षण बल है वो भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। जब नाभिकों के मध्य अट्रैक्शन हुआ, अट्रैक्शन ज्यादा हो गया तो उनके आकार में क्या आ गई, कमी, आकार में क्या आई, कमी। जैसे जैसे इनके आकार में कमी आती जाएगी इन लेंथेनोइडों के में क्या होता जाएगा, संकुचन होता जाएगा, लेंथेनोइडों का जो आकार है वो कम होता जाएगा और ये क्या हो जाएंगे, संकुचित हो जाएंगे, ये क्या हो जाएंगे, संकुचित हो जाएंगे। नेक्स्ट हम बात करें, इनके आकार में कमी आई, संकुचन अपने पास आ गया। अगर क्वेश्चन ये आता है लेंथेनोइड संकुचन क्या है तो हम इस प्रकार से इसको लिख सकते हैं, थ्योरेटिकल पोर्शन इसको इजीली बना सकते हैं। किस प्रकार से कहोगे कि भाई लेंथेनोइड संकुचन है, सबसे पहले तो ये लिख सकते हो लेंथेनोइड जो है वो 57 से 71 तक की श्रेणी है। लेंथेनोइड से ल्यूटेशियम तक की श्रेणी को हम मानते हैं, इसमें 14 तत्व होते हैं, 14 तत्व होते हैं। फिर हम ये कह सकते हैं कि जो लेंथेनोइड है उसकी उनके आकार में लगातार कमी आती है, लेंथेनोइडों के आकार में लगातार कमी आती है और इस कमी को हम क्या कहते हैं, लेंथेनोइड संकुचन कहते हैं। फिर हम ये कारण देंगे कि भाई लेंथेनोइडों में कमी आई क्यों, लेंथेनोइडों के अंदर आई क्यों, कमी क्यों आई, क्योंकि ये तो पूछता है कि लेंथेनोइड संकुचन क्या है और लेंथेनोइड संकुचन के कारण लिखो। तो कारण क्या है, परमाणु क्रमांक जैसे जैसे बढ़ता जाता है परमाणु आवेश भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। परमाणु आवेश बढ़ेगा तो परमाणुओं के मध्य जो नाभिक है या परमाणु जो नाभिकों का आकर्षण बल है वो क्या होगा, बढ़ेगा। आकर्षण बल बढ़ने के कारण इनके आकार में क्या हो जाएगा, या लेंथेनोइडों का जो आकार उनमें क्या हो जाएगा, संकुचन पैदा हो जाएगा, जिससे उसके आकार में कमी आएगी। और लगातार आगे बढ़ते जाएंगे तो ये कमी बढ़ती जाएगी और कमी बढ़ती जाएगी तो उनके लेंथेनोइडों में क्या हो जाएगा, संकुचन बढ़ जाएगा। तो यहां तक अपनी बात हुई, ये हो गया लेंथेनोइड संकुचन। अब बात करते हैं अति भारी तत्व क्या होता है और ट्रांस यूरेनिक तत्व जो होते हैं वो क्या होते हैं। कहने का मतलब है अति भारी तत्व क्या है। अति भारी तत्व की बात करें छोटी छोटी डेफिनेशन है दोनों ही, ज़्यादा कुछ बड़ा नहीं है। सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं ट्रांस यूरेनिक तत्व। इसको क्या कह सकते हो, ट्रांस यूरेनिक भी बोल सकते हो और पैरा यूरेनिक भी बोल सकते हो। ट्रांस यूरेनिक भी बोल सकते हो और पैरा यूरेनिक भी बोल सकते हो।
सबसे पहले तो बात की जाए ट्रांस यूरेनिक या पैरा यूरेनिक होता क्या है। ट्रांस यूरेनिक या पैरा यूरेनिक क्या होता है? तो ट्रांस का मतलब है, यूरेनिक का मतलब क्या होता है? यूरेनियम से। यूरेनियम कितने नंबर पे आता है? 92 पे। तो यूरेनियम तक अपने ये कह सकते हैं प्रकृति में केवल 92 या यूरेनियम तक के ही तत्वों की खोज की गई। यूरेनियम तक के तत्वों की खोज की गई कहाँ पे? अपने नेचर के अंदर। यूरेनियम के बाद आने वाले तत्व है कौन से? 92 है, 93, 94, 95 एंड 96। मतलब इसके आगे के जो एलिमेंट्स हैं उनको क्या किया गया है? प्रयोगशालाओं में बनाया गया। इनको क्या किया गया? प्रयोगशालाओं में बनाया गया। तो मैं कह सकता हूं यूरेनियम के बाद में आने वाले जो समस्त एक्टिनॉइड्स होते हैं, यूरेनियम के बाद में आने वाले समस्त एक्टिनॉइड, या ये कह दें यूरेनियम के बाद आने वाले जो तत्व होते हैं वो क्या है? प्रकृति में नहीं है। तो हमने यही कहा है भाई यूरेनियम 92 पे है, यूरेनियम के बाद आने वाले जो तत्व हैं वो क्या है? प्रकृति में नहीं पाए जाते, उनको रासायनिक विखंडन के द्वारा क्या किया जाता है? बनाया जाता है। अब ये कह दें प्रकृति में नहीं पाया जाता तो इसका जो परमाणु क्रमांक है उसको क्या किया जाएगा? यूरेनियम के बाद आएगा तो इसका परमाणु क्रमांक भी क्या होगा? बढ़ जाएगा। भाई इसके मान लो एक आगे है तो ये 93, फिर 94, 95 के ऊपर आते जाएंगे। तो हम ये कह सकते हैं यूरेनियम के बाद आने वाले समस्त तत्वों को किसने बनाया है? साइंटिस्ट ने बताया। तो ये कह सकते हो यूरेनियम तक के तत्व तो क्या है? प्रकृति में पाए जाते हैं। यूरेनियम के आगे के तत्वों अपनी प्रकृति में नहीं पाए जाते, इसलिए उन्हें वैज्ञानिकों ने रासायनिक विखंडन के द्वारा, या ये कह दें विखंडन के द्वारा बनाया है। रासायनिक विखंडन के द्वारा या रासायनिक अभिक्रियाओं के द्वारा प्रयोगशालाओं में निर्मित किया गया। तो ये कह सकते हो कि यूरेनियम के बाद आने वाले सभी जो यौगिक हैं, यूरेनियम के बाद आने वाले सभी एलिमेंट, यूरेनियम के बाद आने वाले सभी एलिमेंट ही क्या हैं? ट्रांस यूरेनिक है। ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट है। ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट क्या कहलाता है? जो यूरेनियम के बाद आता है, और ये जो यूरेनियम के बाद आने वाले सभी तत्व ट्रांस यूरेनिक है क्योंकि ये प्रकृति में नहीं पाए जाते, इन्हें प्रयोगशालाओं में बनाया जाता है। अब अपने पास क्या है? कुछ ट्रांस यूरेनिक तत्व हैं जिनकी हम चर्चा करते हैं। ट्रांस यूरेनिक तत्व हैं जिनकी हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले अपने पास है नेपटूनियम। पहला जो है नेपटूनियम, ये कितने नंबर पे आता है? 93 पे आता है। पहला जो ट्रांस यूरेनिक तत्व कौन सा है? नेपटूनियम। इसके बाद हम बात करें प्लूटोनियम, प्लूटोनियम। थर्ड कौन सा है? अमरेंसियम। अब बात की जाए तो ये 93 पे, इससे पहले मैं कह दूं ये किससे बने? यूरेनियम से बने। यूरेनियम 92 पे था तो फिर 93 पे क्या आ गया? नेपटूनियम। 94 पे क्या आ गया? प्लूटोनियम। अमरेंसियम कितने पे आया? 95 पे। तो ये सभी के सभी क्या है? ट्रांस यूरेनिक है। इनको कहाँ बनाया गया? प्रयोगशाला के अंदर बनाया गया। और लास्ट अपने पास क्या कहलाएगा? क्यूरियम। ये कितने पे आएगा? 96 पे। 96। अब अगर ये पूछ लिया जाए कि इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं तो Rn 86 तक तो इसको ऐसे ले लेते हैं, Rn 86 तक तो ऐसे लेते हैं। फिर अपने पास क्या होता है? फिर हम बात करें इसकी तो ये कि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? 5f3 6d। 5f के बाद क्या आ गया? 6d आ जाएगा। 5f के बाद क्या आ गया? 6d। तो मैं कह दूं 5f3 6d1 और जो 7s2, क्योंकि s तो अपने पास क्या है? पहले s ऑर्बिट में क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन जाते हैं s के बाद d में, s के बाद p में, p के बाद d में, और d से बाद में क्या आता है? f में आते हैं। तो यहां तक अपनी बात हुई। अब बात करें नेक्स्ट क्या है? प्लूटोनियम। प्लूटोनियम में क्या होगा? एक इलेक्ट्रॉन की मात्रा बढ़ेगी। भाई एक बढ़ते ही क्या बन गया? Rn, ये भी 86, 5f4 6d1 और 7s2। फिर क्या है? 5f5, ये भी क्या है? Rn 86। कह रहे हैं कि एक मतलब परमाणु क्रमांक हम क्या कर रहे हैं? एक बढ़ाएंगे। परमाणु क्रमांक को एक बढ़ाएंगे तो अपने पास इलेक्ट्रॉन की संख्या किस प्रकार बढ़ जाएगी? तो अपने पास क्या हुआ भाई? 86 और 5 कितने हो गए? 81 और 82 83, मतलब नंबरिंग बढ़ती जाएगी। इसका अकॉर्डिंग हम इसका क्या कर देंगे? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को शो कर देंगे। इसके बाद अपने पास
F में चले जाएंगे, D में चले जाएंगे और 7s में इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे। तो ये तो था अपने पास ट्रांस यूरेनिक तत्व है। ट्रांस यूरेनिक तत्व, ट्रांस यूरेनिक तत्व किसको कहते हैं? वह तत्व है जो यूरेनियम के बाद आते हैं। और यूरेनियम कितने नंबर पे आ रहा है? 92 पे। यूरेनियम के बाद आने वाले सभी तत्व किसके हैं? ट्रांस यूरेनिक तत्व हैं। या ये कहते हैं यूरेनियम के बाद आने वाले तत्व जो है वो नेचर में नहीं पाए जाते, प्रकृति में नहीं पाए जाते। इन्हें कहाँ बनाया जाता है? प्रयोगशालाओं में, लेबोरेटरी में बनाया जाता है। इन्हें हम कहाँ बनाते हैं? प्रयोगशाला में बनाते हैं। प्रयोगशाला में बनाया जाता है यूरेनियम के बाद आने वाले तत्वों को। तो यूरेनियम के बाद आने वाले तत्व जो है वो क्या कहलाएंगे? ट्रांस यूरेनिक तत्व कहलाएंगे। अब बात करेंगे हम नेक्स्ट जो अपने पास क्वेश्चन है वो क्या कहलाएगा? यह कहते हैं नेक्स्ट जो ट्रांस यूरेनिक है उसके बाद में हम बात कर लें तो अति भारी तत्व। ट्रांस यूरेनिक की बात क्या आ जाएगा? अति भारी तत्व। अति भारी तत्व की बात करें, अति भारी का मतलब वो जो होता है जिनका परमाणु क्रमांक 100 से ज़्यादा होता है, या कहते 110 तक होता है। 110 तक के जो तत्व होते हैं उन्हें क्या कहेंगे? अति भारी तत्व कहेंगे। तो अपने पास क्या है भाई? 110 के बाद या ये कहते 100 से लेके 110 तक के जो तत्व होंगे उन्हें क्या कहेंगे? अति भारी तत्व कहेंगे, जिनके में या अति भारी तत्व कह सकते हैं। तो 100 से ज़्यादा हो गए, इसका मतलब ये भी क्या है? एक प्रकार का ट्रांस यूरेनिक तत्व है, क्योंकि अपने पास यूरेनियम के आगे के तत्व हैं। यूरेनियम के आगे के तत्व हैं और सारे के सारे कौन सी श्रेणी में आएंगे? एक्टिनोइड श्रेणी में आएंगे। तो पहले क्या लिखोगे? अति भारी तत्व है। अति भारी, वेरी हैवी एलिमेंट की हम बात कर रहे हैं, ये वेरी हैवी एलिमेंट्स की हम बात कर रहे हैं। अति भारी तत्व क्या कह सकते हो? 103 के आगे के तत्व है, क्या कहलाएंगे? अति भारी तत्व है। ये कौन सी श्रेणी के हैं? एक्टिनोइड श्रेणी में आते हैं। एक्टिनोइड श्रेणी के तत्व क्या है? अति भारी तत्व हैं। और इनमें जो इलेक्ट्रॉन है, या ये कह दें इलेक्ट्रॉन जो है वो कौन से ऑर्बिट में जाएगा? डी ऑर्बिट में जाएगा। डी कक्षक में इसका अंतिम इलेक्ट्रॉन जाएगा, डी कक्षक में इलेक्ट्रॉन जाएगा। लेकिन ये कहते हैं कि भाई ये तो हमें पता है कि 103 के आगे के तत्व जो हैं वो अति भारी तत्व हैं, या ये 103 के तत्वों को हम ये कहते हैं कि भाई ये एक्टिनोइड श्रेणी में आते हैं, अंतिम इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? डी कक्षक में जाएगा। लेकिन इनका परमाणु क्रमांक क्या है? बहुत ज़्यादा है। तो ये लिख दे, परमाणु क्रमांक ज़्यादा होने के कारण, परमाणु क्रमांक जो है वो क्या है? अधिक है। और परमाणु क्रमांक अधिक होने के कारण ये क्या कहलाएंगे? अति भारी तत्व कहलाएंगे। अति भारी तत्व कहलाएंगे। परमाणु क्रमांक ज्यादा होने के कारण इनको हम क्या कहते हैं? अति भारी तत्व कहते हैं। अब बात करें कि इसको अगर आईपीएससी के अकॉर्डिंग इनका नामकरण देते हैं तो किस प्रकार देते हैं? तो जितने जितने हम नंबरिंग की बात करेंगे उसी के अकॉर्डिंग इनका नामकरण भी आ जाएगा। जैसे कि मैं बात कर रहा हूँ, पहले अपने पास मान लो ये तो है 100, फिर 1 2 3 4 5 तक हमें क्या करना है? नामकरण करना है। तो सबसे पहले ये कह दें, इसको क्या कहोगे? 0 को नील, 1 को क्या कहोगे? अन, 2 को क्या कहोगे? 2 को हम क्या कहते हैं? बाई। फिर क्या कहोगे? ट्राई। 3 को क्या कहते हैं? ट्राई। 4 को क्या कहोगे? क्वाड। और 5 अपने पास अगर प्रेजेंट है तो इसको क्या कहते हो? पेंटा। फिर हेक्सा, ये आ जाता है अपने पास। अब मैं कहूं ये तो हमने क्या कर लिया, इसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं? इसके नामकरण को शो कर देते हैं। किसके अकॉर्डिंग? आईयूपीएससी के अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग इसका नामकरण कर देते हैं। लेकिन अगर अपने पास एग्जाम्पल पूछ रहा है, मान लीजिए मेरे पास ये दे रहा है 103 और 105 का मुझे क्या करना है? नामकरण लिखना है। सबसे पहले 1 को क्या कहते हो? नील। तो NIL, सॉरी 1 को क्या कहते हो? N, UN। फिर 0 को क्या कहते हो? नील। 3 को क्या कहते हो? ट्राई। तो क्या हो जाएगा? इसका फर्स्ट वर्ड ले लो, UNT। इसका क्या हो जाएगा? UNT। इस प्रकार से नाम हो जाएगा। कौन से का है? 103। 103 को क्या लिख दोगे? UNT लिख दिया। फिर दूसरा क्या पूछा है? 105। तो 1 का तो क्या हो जाएगा? UNNIL प्लस इसको क्या कहोगे? पेंट। तो PANT क्या लिख दोगे? UNP। ये अपने पास आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं? इनका आईपीएससी के अकॉर्डिंग नामकरण भी कर सकते हैं। इस प्रकार क्या कर सकते हो? आईपीएससी के अकॉर्डिंग इनका नामकरण भी कर सकते हो। अब बात करते हैं नेक्स्ट हम बात करें अपने आईपीएससी के अकॉर्डिंग इसका नामकरण कर लिया। ट्रांस यूरेनिक और अति भारी तत्वों की हमने चर्चा कर ली। अब बात करते हैं कि जो एक्टिनोइड श्रेणी होते हैं, एक्टिनोइड श्रेणी जो होती है उसके अंदर रंग किस प्रकार से आता है?
या ये कह दें रंग, और रंग जो है वो कैसे प्राप्त होता है। तो हम ये जानते हैं कि रंग प्राप्त करने के लिए क्या चाहिए, इनको अनपेयर इलेक्ट्रॉन चाहिए। अनपेयर इलेक्ट्रॉन होंगे तभी वो क्या देगा, रंग दे पाएगा। तो सबसे पहले हम बात करें एक्टिनोइडों में रंग की, एक्टिनोइडों में रंग की। तो एक्टिनोइड के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कहाँ भरे जाते हैं, एफ कक्षक में भरे जाते हैं। एफ कक्षक जो होता है वो क्या हो सकता है, 5f0 हो सकते हैं, 5f7 हो सकते हैं और 5f14 हो सकते हैं। अगर इस प्रकार की कोई कंडीशन हो कि एफ कक्षक में इलेक्ट्रॉन 0 हो, 7 हो या 14 हो, तो जो एलिमेंट होंगे वो सारे के सारे कैसे होंगे, रंगहीन होंगे। कहने का मतलब कैसा हो गया, रंगहीन हो गया। तो एक्टिनोइडों में रंग प्राप्त करने के लिए एफ कक्षक में इलेक्ट्रॉन कितने होने चाहिए, 2 से लेके 6 तक इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। 2 से लेके अगर 6 इलेक्ट्रॉन है तो अपने पास क्या है, एक्टिनोइडों में रंग आएगा। कहने का मतलब अगर 2 से 6 इलेक्ट्रॉन होंगे तो जो एलिमेंट होंगे वो कैसे होंगे, रंगीन होंगे। तो हम यहाँ से ये कह सकते हैं कि निम्न ऊर्जा स्तर से जो इलेक्ट्रॉन है, निम्न ऊर्जा स्तर से या 5f कक्षक के जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, कौन कौन से, 2 से लेके 6 तक, हमने बात की 6 तक। तो युग्मित इलेक्ट्रॉन या अनपेयर इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या करते हैं, दृश्य क्षेत्र से एनर्जी को एब्जॉर्ब करके उच्च ऊर्जा स्तर में स्थानांतरित हो जाते हैं। भाई इतने तो क्या थे, इनके पास अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, ये क्या करेंगे, एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे। एनर्जी कहाँ से लेंगे, विजिबल क्षेत्र से। विजिबल क्षेत्र से ये एनर्जी को लेके क्या कर जाएंगे, उच्च या जो हाई एनर्जी लेवल है उसके अंदर चले जाएंगे। कब, जब इन्होंने एनर्जी को क्या किया, एब्जॉर्ब किया। जैसे ही इन्होंने एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे ये क्या करेंगे, उच्च एनर्जी क्षेत्र में चले जाएंगे। तो एक्टिनोइडों में रंग का कारण, मुख्य कारण क्या हो गया, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। अब हम बात करें 5f0, 5f7 और 5f14 में कोई अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, इस प्रकार की अगर कंडीशन होगी तो एलिमेंट क्या होंगे, रंगहीन होंगे, कलरलेस होंगे। लेकिन जैसे ही एफ कक्षक के अंदर 2 से 6 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं तो इनमें ये क्या करते हैं, उच्च ऊर्जा क्षेत्र से या निम्न ऊर्जा क्षेत्र है तो ये क्या करेंगे, उच्च ऊर्जा क्षेत्र से एनर्जी को एब्जॉर्ब करके उच्च ऊर्जा क्षेत्र में चले जाएंगे। तो निम्न ऊर्जा क्षेत्र से एनर्जी को क्या करेंगे, निम्न ऊर्जा क्षेत्र में है, एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे कहाँ से, विजिबल क्षेत्र से, और उच्च ऊर्जा में चले जाएंगे। तो 2 से लेकर 6 तक अगर इलेक्ट्रॉन पाया जाता है तो वो किस में आएगा, रंगीन में। कहने का मतलब एक्टिनोइड क्या दे रहा है, रंग दे रहा है। ये एक्टिनोइड क्या दे रहा है, रंग देता है। अब हमने बात कर ली भाई 2 से 6 तक अगर इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं तो वो क्या दे रहा है, रंग देता है या रंग प्रदान करता है। ठीक है, अब बात करते हैं, यहां तक अपनी बात हो गई रंग की, भाई कलर देगा या नहीं देगा, उसकी हमने बात कर ली। अब बात करते हैं वर्नर सिद्धांत। लास्ट अपने पास एक क्वेश्चन रह जाता है, वर्नर सिद्धांत। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के अंदर है ये भी। वर्नर सिद्धांत क्या है, वर्नर सिद्धांत की बात की जाए तो वर्नर ने क्या कहा, सबसे पहले हम बात करेंगे वर्नर सिद्धांत। वर्नर सिद्धांत ने कहा कि उपसहसंयोजक यौगिकों में 2 प्रकार की संयोजकताएं पाई जाती है, जिनमें फर्स्ट को वो बोलता है प्राथमिक संयोजकता, प्राथमिक संयोजकता, और सेकंड को क्या कहोगे, द्वितीयक संयोजकता। प्राथमिक संयोजकता और द्वितीयक संयोजकता। प्राथमिक को क्या कहोगे, प्राइमरी वैलेंसी, और द्वितीय को क्या कहोगे, सेकेंडरी वैलेंसी। प्राइमरी वैलेंसी को हमेशा डॉट डॉट से शो किया जाता है और सेकेंडरी वैलेंसी को एक स्ट्रेट लाइन से हम शो करते हैं। ठीक है, हमने बात की वर्नर सिद्धांत के अनुसार जो वैलेंसी होती है, या वर्नर सिद्धांत के अनुसार हमने ये कह दिया कि 2 प्रकार की क्या पाई जाती है, अपने पास वैलेंसी पाई जाती है। या उपसहसंयोजक यौगिकों में 2 प्रकार की वैलेंसी पाई जाती है, एक होती है प्राइमरी वैलेंसी और एक होती है सेकेंडरी वैलेंसी। प्राइमरी वैलेंसी को हमेशा डैश डैश से शो किया जाता है और सेकेंडरी वैलेंसी को हमेशा, यह कहते हैं सेकेंडरी वैलेंसी को हमेशा किससे शो करते हैं, इसे स्ट्रेट लाइन से शो करते हैं, इस स्ट्रेट लाइन से हम शो करते हैं। अब बात की जाए यदि स्ट्रेट लाइन से हमने शो किया है और प्राइमरी वैलेंसी को, तो प्राथमिक संयोजकता, जैसे कि मान लीजिए मेरे पास कोई कंपाउंड इस प्रकार से जुड़ा है, ये सारी की सारी तो क्या है, इसकी मतलब स्ट्रेट लाइन से हमने शो किया है। ये मान लीजिए मेरे पास कोई मेटल है, इसी के साथ मैं कोई ऐड कर रहा हूं इस टाइप से, तो यहां से देख के इजीली हम बता सकते हैं कि प्राइमरी वैलेंसी कितनी होगी और सेकेंडरी वैलेंसी कितनी होगी। प्राइमरी वैलेंसी को हमने किससे शो किया है, डैश डैश से शो किया है। इसका मतलब इसी जो हमने एग्जांपल लिया उसमें प्राइमरी वैलेंसी की संख्या कितनी होगी, 2 हो गई। प्राइमरी वैलेंसी की संख्या कितनी हो गई, 2 हो गई। और सेकेंडरी वैलेंसी कितनी हो गई, तो 1 2
3 4 5 6, 6 प्रकार के अपने पास क्या है सेकेंडरी वैलेंसी है, और 2 प्रकार के अपने पास क्या है प्राइमरी वैलेंसी है। 2 प्रकार से अपने पास क्या है प्राइमरी वैलेंसी है और सेकेंडरी वैलेंसी की हमने चर्चा कर ली। अब बात करें कि प्राथमिक संयोजकता क्या होती है और द्वितीयक संयोजकता क्या होती है। किसने दिया, वर्नर ने दिया, और वर्नर का क्या है अपना एक सिद्धांत है, या वर्नर ने अपना एक सिद्धांत दिया जिसके अंदर हमने बात की कि भाई वर्नर सिद्धांत के अकॉर्डिंग जो वैलेंसी होती है उपसह संयोजक यौगिकों में दो प्रकार की होती है, जिसको हम ये बोलते हैं प्राथमिक संयोजकता और द्वितीयक संयोजकता। अब बात करें कि प्राथमिक संयोजकता क्या होगी, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पे प्राथमिक संयोजकता के बारे में। तो प्राथमिक संयोजकता की बात की जाए तो ये प्राइमरी वैलेंसी जो होती है वो क्या बताती है, ऑक्सीडेशन स्टेट को बताती है। प्राइमरी वैलेंसी हमेशा क्या बताती है, ऑक्सीडेशन स्टेट को बताती है। प्राइमरी वैलेंसी को अगर हमें संतुष्ट करना है तो ये हमेशा किससे होगी, ऋणायन से, नेगेटिव चार्ज से ये क्या होती है संतुष्ट होती है, स्टेबल हो पाती है। प्राइमरी वैलेंसी किससे स्टेबल होगी, नेगेटिव चार्ज से। ये क्या बताती है, ऑक्सीडेशन स्टेट को बताती है। और हम बात करें इसकी बात करें तो ये क्या होती है, आयनिक होती है। आयनिक होती है कहने का मतलब इनमें आयंस पाए जाते हैं। लेकिन हम दिशा की बात करें तो ये कैसी होती है, अदिशात्मक होती है। प्राइमरी वैलेंसी की कोई डायरेक्शन नहीं होती। तो हम बात करें ये क्या हो गई, अदिशात्मक हो गई, अदिशात्मक हो गई। यहां हमने बात करी प्राइमरी वैलेंसी को हमेशा डैश डैश से शो करते हैं, सेकेंडरी वैलेंसी को स्ट्रेट लाइन से शो करते हैं। अब बात करें, ये तो हमने बात की प्राइमरी वैलेंसी के लिए। प्राइमरी वैलेंसी क्या कहती है कि ऑक्सीडेशन स्टेट को बताती है, ये नेगेटिव चार्ज से संतुष्ट होती है, आयनिक होती है और अदिशात्मक होती है। कहने का मतलब प्राइमरी वैलेंसी किसी भी प्रकार की डायरेक्शन को शो नहीं करती, और ना ही हम ये कह सकते हैं प्राइमरी वैलेंसी कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कर पाती है। तो यह लिखोगे संकुल निर्माण में योगदान नहीं करती, संकुल निर्माण में योगदान नहीं। अगर ये संकुल निर्माण में योगदान करती तो डैश डैश से ना लिखकर किससे लिखी जाती है कि स्ट्रेट लाइन से लिखी जाती। तो ये तो होगी प्राइमरी वैलेंसी। अब बात करें सेकेंडरी वैलेंसी की, तो सेकेंडरी वैलेंसी की बात की जाए तो सेकेंडरी वैलेंसी कैसी होती है, दिशात्मक होती है, दिशात्मक होती है। जैसे कि हमने बात की ये कैसी होती है, नेगेटिव चार्ज से संतुष्ट होती है, और ये जो है ये पॉजिटिव चार्ज से, उदासीन अवस्था से, या उदासीन या तो कोई धनात्मक हो सकता है, ऋणात्मक हो सकती है, न्यूट्रल हो सकती है, नेगेटिव स्पीसीज, इन सबसे ये क्या हो जाती है, संतुष्ट होती है, संतुष्ट होती है। फिर हमने बात की ये कॉम्प्लेक्स का निर्माण करती है, संकुल का निर्माण भी करती है। तो यहां तक हमने बात हुई। पहले हमने बात की वर्नर सिद्धांत में, वर्नर सिद्धांत ने कहा कि धातुओं में 2 प्रकार की वैलेंसी पाई जाती है। कोई भी मेटल है उसमें 2 प्रकार की वैलेंसी है, पहली प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी। प्राइमरी वैलेंसी को हमेशा डैश डैश से शो करते हैं, सेकेंडरी वैलेंसी को स्ट्रेट लाइन से शो करते हैं। प्राइमरी वैलेंसी की बात करें तो ये क्या बताती है, ऑक्सीडेशन स्टेट को बताती है, मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट को बताती है। ये नेगेटिव चार्ज से संतुष्ट होती है, आयनिक होती है। अब जानते हैं आयनिक है तो ये हमेशा किससे हो रही है, नेगेटिव चार्ज से। अदिशात्मक होती है, संकुल निर्माण में कोई पार्टिसिपेट नहीं करती है, संकुल निर्माण या संकुल का निर्माण नहीं करती। फिर हमने बात की सेकेंडरी वैलेंसी जो होती है वो कैसी होती है, दिशात्मक होती है, पॉजिटिव नेगेटिव या उदासीन स्पीसीज किससे संतुष्ट हो जाती है, संकुल का निर्माण करती है। यहां तक अपनी बात हुई। अब बात करें कि अगर कोई एग्जाम्पल हमें दे दिया जाए, कोई एग्जाम्पल हमें दे दिया जाए और ये पूछे कि इसके अंदर प्राइमरी वैलेंसी क्या होगी और सेकेंडरी वैलेंसी क्या होगी, या प्राइमरी वैलेंसी कितनी है और सेकेंडरी वैलेंसी कितनी है, तो कुछ एग्जाम्पल्स की चर्चा कर लेते हैं कि भाई सेकेंडरी वैलेंसी कितनी है और प्राइमरी वैलेंसी कितनी है। तो सबसे पहले मेरे पास एग्जाम्पल है, हम ये लिखे COCl3, कोबाल्ट ट्राइक्लोराइड, कोबाल्ट ट्राइक्लोराइड, और साथ में क्या लोगे 6NH3। अब बात की जाए मेटल अपने पास क्या है, CO, मैंने लिखा है CO। NH3 कितने हैं, 6, सभी में लिख दो। ये भी NH3, 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 ये भी NH3 और ये भी NH3, सभी के सभी क्या है NH3। तो ये तो हो गए NH3 किससे शो किया हमने, सेकेंडरी वैलेंसी से। लेकिन इस मेटल के साथ क्या जुड़ा है, 3 अपने पास Cl3 भी जुड़े हैं। इन्हें Cl3 को किससे ऐड करें, इन्हें Cl3 को किससे ऐड करेंगे उसकी हम चर्चा करें। तो मैं कह दूं Cl3 को मैंने इधर से ऐड करवा दिया,
एक तो इधर से, दूसरा इधर से और तीसरा इधर से। कहने का मतलब हमने बात की थी कि जो से प्राइमरी वैलेंसी है वो कैसी है, अदिशात्मक है, उसकी कोई दिशा नहीं होती, वो कहीं से भी ऐड हो जाती है। तो हमने ऐड कहाँ से करवाया, इधर से। तो क्या जुड़ेगा यहाँ पे, क्लोरीन, यहाँ भी क्लोरीन और यहाँ भी क्लोरीन। अब बात करेंगे सेकेंडरी वैलेंसी और प्राइमरी वैलेंसी की। तो प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी कितनी हो गई, प्राइमरी वैलेंसी की बात करें तो कितनी है, 1 2 और 3, प्राइमरी वैलेंसी 3। सेकेंडरी वैलेंसी की बात करें तो 1 2 3 और 1 2 3, 3 और 3 कितने हो गए, 6। तो सेकेंडरी वैलेंसी कितनी आई, 6। ये हमने क्या किया, इनको शो कर दिया। तो जितने अपने पास एलिमेंट दे रखे, जितना अपने पास मेटल से जुड़ने वाले लिगेंड है, उनकी संख्या के आधार पर हम क्या कर सकते हैं, इसको प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी के रूप में शो कर सकते हैं। प्राइमरी वैलेंसी कोई दिशा नहीं होती, वो कहीं से भी ऐड हो सकती है, या इधर से करवा दो, इधर से करवा दो, या इनके मध्य से करवा दो। तो ये हो गए अपने पास वर्नर सिद्धांत। वर्नर सिद्धांत ने क्या कहा कि किसी भी मेटल के अंदर दो प्रकार की संयोजकताएं पाई जाती है, दो प्रकार की वैलेंसी पाई जाती है, जिनमें पहली है प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी। ठीक है, प्राइमरी और वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी की हमने बात कर ली, एग्जाम्पल लेके देखा कि किस प्रकार से हम इनको प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी के अकॉर्डिंग शो कर सकते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जिनके बारे में हमने चर्चा की। इनको हम ये मान सकते हैं कि एग्जाम के लिए ये इंपॉर्टेंट है, आने की पूरी चांसेज हैं। थैंक यू।